जी बताइए, स्क्रीन विजिबल आप लोगों को? जी सर। जी सर। तो आप लोगों को मालूम चल ही गया होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। अगरचे हमारा ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, ठीक है। एग्ज़ाम तो आपका री एग्ज़ाम होगा ही, लेकिन इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि पीवाईक्यूज़ की अहमियत क्या है, ठीक है। तो क्या वाकई में पीवाईक्यूज़ जो है हमारे एग्ज़ाम में डिट्टो आते हैं या नहीं आते हैं। आज की इस क्वेश्चन से जो है हम एनालिसिस करके आप लोगों को बताएंगे कि इसमें से कितना क्वेश्चन जो है जो आपके जून 2023 के क्वेश्चन से या फिर जून दिसंबर के क्वेश्चन से जो है क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके 2017 2018 के माबैन के क्वेश्चन है, यानी कुछ कुछ जुज को लेकर वो कंप्लीट क्वेश्चन जो है बना दिया गया है, ठीक। और दूसरी बात यह है कि आपका एग्जाम जैसा भी गया, आप में से अक्सर बच्चों की परफॉर्मेंस जो है फर्स्ट पेपर में जो है 30, ठीक है, मतलब 30, 31, 32, 34, यहाँ तक कि 36 के अराउंड जो है बच्चों ने अपना रिस्पॉन्स दिया है। तो मुझे इस बात की काफी खुशी है कि आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी है, यानी सबसे कम मार्क्स वाले बच्चे जो मुझे मिले हैं वो 26 हैं और इसी तरीके से 24 के अराउंड बच्चे हैं। तो आप लोगों ने ये अपने जहन में एक बात रखी या फिर इस तरीके से ये चीज आप लोगों ने उड़ाया कि आपका जो सेकंड पेपर था वो आपका काफी टफ था, और फर्स्ट पेपर के बारे में भी अक्सर बच्चों ने कहा कि फर्स्ट पेपर भी टफ था। तो मुझे तो नहीं लगता कि फर्स्ट पेपर टफ है, क्योंकि जितनी यूनिट्स मैं पढ़ाता हूँ उन्हीं यूनिट्स के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। 7 यूनिट, उसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें नहीं आते, और उस क्वेश्चन को हम बता सकते हैं या बोल सकते हैं कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या आउट ऑफ सिलेबस से ये क्वेश्चन जो है आपका पूछ लिया गया है। कहीं ना कहीं वो सिलेबस का पार्ट है, लेकिन उस तरीके के क्वेश्चन जो है कभी एग्जाम में नहीं आए हैं। तो मैं पहले भी आप लोगों को बोलता हूं कि जब भी आप एग्जाम दोगे तो कभी भी आप ये श्योर मत रहो कि आपका सिलेबस जो है 100% आपने कवर किया, सारा का सारा जो है आपसे सही ही होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके सर के ऊपर से जो है गुजर कर जाएंगे, ठीक है। बाकी डीआई वगैरह का मुझे नहीं मालूम, बाकी 7 यूनिट का क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि वो काफी आसान क्वेश्चन थे। और सेकंड पेपर की बात अगर की जाए तो सेकंड पेपर में देखिए, ग्रामर एक ऐसा क्वेश्चन होता है, अगर आप कितना भी पढ़ लो, ठीक है, वो कभी भी आप उसमें भी श्योर नहीं रहोगे कि आपका ग्रामर जो है सही ही हो सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपको ये एक इशारा मिल जाए कि एनटीए वाले जो है किस किताब से जो है ग्रामर का क्वेश्चन या टर्मिनोलॉजी जो है इंग्लिश टू अरबिक, अरबिक टू इंग्लिश उठाकर डालते हैं, तो आप लोग उस किताब को अगर पढ़ोगे, ठीक है, तब जाकर आपकी वोकेबलरीज या इस तरीके से ट्रांसलेशन के क्वेश्चन जो है सही हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप उस पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप ट्रांसलेशन या फिर जो भी न्यूज अखबार होते हैं अरबी के, जैसा शर्कुल औसत है, रियाज वगैरह, शर्कुल औसत सबसे बेस्ट है मेरे अपने राय के मुताबिक। उसकी जो हेडिंग होती है उसको आप जो है इंग्लिश टू अरबी, अरबिक टू इंग्लिश का जो है आप ट्रांसलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपको बहुत सारे मफहूम या बहुत सारे इस्तेलाहात या बहुत सारे वर्ड की मीनिंग जो है आपको मिल सकती है। क्योंकि आप लाख ग्रामर पढ़ोगे, लाख चीजें सीखोगे, मतलब एग्जाम के हवाले से बोल रहा हूँ, तो आप, जरूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन जो है ग्रामर का सही हो सकता है या टर्मिनोलॉजी का सही हो सकता है, ठीक है। हाँ, अगर आप इस तरीके से अपनी तैयारी करते हो तो पीछे से आपकी एक बुनियाद बनेगी, यानी आपका ट्रांसलेशन वगैरह भी मजबूत होगा, और थोड़ा बहुत जो है टर्मिनोलॉजी धीरे धीरे आपके माइंड में जो है सेट होती चली जाएगी। तो क्या पता एक दो क्वेश्चन इस तरीके के टकरा सकते हैं जो जिनको आप क्या कर सकते हो, सही बना सकते हो। बाकी आपका सेकंड पेपर मैंने पैसेज वगैरह तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ क्वेश्चन हमने सरसरी तौर पे देखा है, जिसमें से कुछ ही क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब बहुत ही थोड़ा सा डीपली अंदर से पूछ लिया गया था। हाँ, जैसे कि एक कसीदा पूछा गया था महमूद दरवेश का, माकाना स्वेतरा करके इस तरीके से उसका नाम था। तो ये कसीदा जो है, जैसे अक्सर बच्चे बोल रहे हैं कि ये जेएनयू के सिलेबस का, या कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जामिया के सिलेबस का है। तो मैं आप लोगों को एक एडवाइस ये देना चाहता हूँ कि इस तरीके के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, खास तौर से जो 4 यूनिवर्सिटी है, एमयू, जामिया, जेएनयू, डीयू, इनका जो बीए का या एमए का सिलेबस है, इनमें जो भी कसीदा इंक्लूड है, जिनका जिनका, ठीक है, यानी वो शोरा जो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, अगर उन्हीं शोरा का कसीदा जो है जेएनयू, जामिया, एमयू के सिलेबस में है, तो उनको भी जो है आप अपनी नोट में इंक्लूड कर लो। क्योंकि 2019 में एक क्वेश्चन आया था, सॉरी 2020 में कोरोना पीरियड में 2 क्वेश्चन इसी तरीके
के आए थे जिनका कसीदा जो है जामिया के सिलेबस में बीए का जो डिस्टेंस का सिलेबस था उसमें वो कसीदा जो है इंक्लूड था। तो ये आप लोग एडिशनली मेहनत कर सकते हो अपने पेपर को बहुत ही स्ट्रांग बनाने के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है हो सकता है कि एक मंथ में हो या एक मंथ से ज्यादा का भी टाइम लग सकता है। तो इसमें ये भी बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है कि आपका एग्जाम अब दोबारा होगा तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था और मतलब एक तरीके से मुझे दिली खुशी थी कि उनका जेआरएफ जो है 100% आएगा ही आएगा। तो कभी आप लोगों को ये नर्वस नहीं होना है, आप जरूर अच्छा परफॉर्म करोगे क्योंकि आपकी तैयारी है। तो आप इन तैयारी में आपके जो जो क्वेश्चन गलत थे या जिस वजह से आपके डीआईस वगैरह आपसे नहीं बन पा रहे थे, उन चीजों को आप इन टाइम में क्या कीजिए, सुधारिए। ठीक है, अपने आप को बिल्कुल इधर उधर ना भटकाइए। आपने जो पढ़ा है, क्योंकि अभी आपको फाइनल स्टेज पे अभी आपको लड़ना है। आप तो लड़ तो चुके थे लेकिन मामला जो है कुछ गड़बड़ था, हम बदकिस्मती बोल सकते हैं, लेकिन अभी आपको आगे लड़ना है। तो आप अपनी रिवीजन जारी रखिए, जो कमी है उन कमी को आप दूर कीजिए। जैसे सेकंड पेपर के ताल्लुक से मैंने आपको दो तीन चीजें बताई, जैसे यहाँ पर अरबी के स्टूडेंट हैं तो वो इस चीज को फॉलो कर सकते हैं अगर उनको लगेगा कि हाँ इन सारी चीजों से उनको कुछ फायदा मिल सकता है। दूसरी बात, अरबी के स्टूडेंट ये भी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास अभी टाइम है। तो जेएनयू का मतलब जो एंट्रेंस का एग्जाम होता है, जैसे एमए अरबिक का पहले एनटीए करवाती थी, ठीक है, अब भी जो है एनटीए करवाती है, इसी तरीके से पीएचडी एंट्रेंस का जो क्वेश्चन होता है उनमें से उन्हीं क्वेश्चन को आपको देखना है जो शोरा या उतबा जो है आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। जैसे जेएनयू में पीएचडी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं होते हैं। जामिया का क्वेश्चन आपको देखना है, डीयू का क्वेश्चन आपको देखना है। हाँ, अगर आप देखिए आपके क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था रोजतुन वाला, ठीक है, ये रोजतुन का क्वेश्चन जो आया था ये सबसे पहले ये क्वेश्चन डीयू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था जब मैंने पीएचडी का एग्जाम दिया था, हमारे साथ हम्माद भाई भी थे, ठीक है। तो वहां पर जो है मेहताब भाई जो थे उनकी फर्स्ट रैंक थी, हमारी जो है सेकंड रैंक थी। तो वहां पर जो है रोजतुन का क्वेश्चन जो है वो डीयू में पूछा गया, फिर वही क्वेश्चन उठा के जो है बंगाल सेट के क्वेश्चन में पूछा गया, फिर वही क्वेश्चन उठा के जो है कश्मीर सेट के क्वेश्चन में पूछा गया। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन सारी चीजों को हमने भी किया था जब हम एग्जाम दे रहे थे। तो यही सारी चीजें मैं आपको भी बता रहा हूँ कि अगर आपने नेट के पीवाईक्यूज को कर लिया है, ठीक है, दो बार तीन बार कर लिया है, एटलीस्ट सारे ऑप्शन जो है आपको याद हो गए हैं, तो एडिशनली आप यही मेहनत कीजिए। जेके सेट का पेपर का क्वेश्चन आप कीजिए, ठीक है, जेके पीएससी का क्वेश्चन आप कीजिए। इसी तरीके से बंगाल सेट का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है काफी ग्रामर के क्वेश्चन कम से कम 10-15 आते हैं, तो उन ग्रामर के क्वेश्चन को आप हल्ले इबारत के साथ जो है सॉल्व कीजिए, ताकि उस जैसा अगर कोई और क्वेश्चन आपके सामने अरबिक में पूछा जाता है तो आप उसको जो है आसानी के साथ बना सकते हो। अगर आपका ग्रामर वीक है, अगर आपकी अरबिक वीक है, सब कुछ वीक है, लेकिन अगर उसी क्वेश्चन के तहत ही आप नॉलेज को अपने अंदर अक्स करते हो तब भी उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आएगा, आप बना लोगे। जैसे इस बार भी एक क्वेश्चन आया था इंदी सैयारतुन हमरा, इस तरीके का क्वेश्चन सबसे पहले आपका अरबिक में 2022 या 21 में पूछा गया था। इसी क्वेश्चन को बेस बनाकर जो है बंगाल सेट ने भी पूछा था और जेके पीएससी ने भी पूछा था, और इस बार भी वो क्वेश्चन आपके अरबिक में पूछा गया जो ज़र्फ मुब्तदा खबर वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको खुद सोचना चाहिए कि जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया, इसकी वर्डिंग को किस तरीके से चेंज किया गया है। तो आप लोगों का यही टास्क होना चाहिए कि जो मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटीज, खास तौर से ये दिल्ली की जो मशहूर यूनिवर्सिटियां हैं जो इंट्रेंस का एग्जाम करवाती हैं और इनके पेपर जो है आसानी के साथ जो है अत्तरीक इलन निजाह जो किताब है उसमें जो है सब इंक्लूड किए गए हैं। तो उन क्वेश्चन को लेकर जो है आप आसानी के साथ कर सकते हो, ठीक है। और बाकी पीएचडी वगैरह के जो क्वेश्चन, जो लेटेस्ट पीएचडी के क्वेश्चन है, इसी तरीके से 2020 22 17 जो भी आपको मिलता है उन सारे क्वेश्चन को खूब अच्छे से डिटेल एनालिसिस में आप लोग कर लीजिए। इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं और डरने की भी जरूरत नहीं है। बाकी फर्स्ट पेपर में आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है, ठीक है, मैं बार बार आपको कहता हूं कि पीवाईक्यूज सबसे पहला आपका की इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए फर्स्ट पेपर के लिए। पीवाईक्यूज हो, बस समझ कर हो, और उसके साथ साथ जो है आपको थ्योरी की भी रिवीजन करनी है, ठीक है। मेरा पॉइंट आप लोग समझ रहे हैं। आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं सेकंड पेपर के ताल्लुक से और फर्स्ट पेपर के ताल्लुक से भी। आपका जो भी अपकमिंग एग्जाम आने वाला है उसमें भी आप लोगों की परफॉर्मेंस काफी अच्छी होगी। इंशाल्लाह इस बार से अच्छी परफॉर्मेंस आप लोग करेंगे, ठीक। चलिए, बात समझ में आ गई है। जी सर। जी सर।
तो फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं ये क्या वाकई में क्वेश्चन जो है टफ था, जितना आप लोगों ने वावेला मचा रखा था। अब ये क्वेश्चन देखते हुए मैं पहले कहूंगा कि ये 100% पूरा का पूरा ये क्वेश्चन जो है पीवाईक्यूज बेस्ड है। ठीक है, यानी पूरा का पूरा ये क्वेश्चन जो है पीवाईक्यूज बेस्ड है। और ये सारे डिजिटल इनिशिएटिव जो है आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास में जो है पढ़ाए गए हैं। शोध सिंधु क्या होता है, शोध गंगोत्री क्या होता है, शोध शुद्धि क्या होता है, इसी तरीके से फॉस्सी क्या होता है, बताइए। सर ये शोध शुद्धि जो है थर्ड वाला, ये प्लेगरिज्म के लिए यूज होता है। बिल्कुल। सर ए वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन आएगा इसका। नहीं, यहाँ पे जो है आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। सेकंड ऑप्शन। हाँ, सेकंड ऑप्शन देखिए। शोध सिंधु, सिंधु में क्या होता है ना, आपको इलेक्ट्रॉनिक जो है जर्नल्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो है कंटेंट मिलते हैं। तो ए को अगर हम किससे मिलाएंगे, 3 से मिलाएंगे, सर प्रोवाइड। वो ना वो ई ई शुद्ध सिंधु था, ई शुद्ध सिंधु। देखिए, प्रोवाइड एक्सेस टू ई रिसोर्स टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। ई रिसोर्स में ही आपके ई कंटेंट, ई जर्नल से ये सारी चीजें जो है आती हैं। ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर आप शोध गंगोत्री, गंगोत्री में आपके वो स्नॉप्सिस होते हैं जो आपके एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। जैसे हम लोग पीएचडी के एंट्रेंस देने के लिए स्नॉप्सिस लेकर जाते हैं, तो हमारी वो स्नॉप्सिस टेम्परेरी होती है, यानी जो स्नॉप्सिस आपकी फाइनल हो जाती है, जिस स्नॉप्सिस पे आप पीएचडी करोगे, तो वही स्नॉप्सिस जो है शोध गंगोत्री पोर्टल में क्या की जाती है, अपलोड की जाती है। फर्स्ट स्नॉप्सिस ऑफ रिसर्च टॉपिक इन इंडियन यूनिवर्सिटीज। ठीक है। शोध शुद्धि क्या है, एक तरीके का इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव के तहत जो है सारी यूनिवर्सिटीज को जो है प्लेगियरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर जो है क्या किया गया था, प्रोवाइड किया गया था 2019 में। प्लेगियरिज्म चेकिंग इनिशिएटिव एम टू इंश्योर द ओरिजिनलिटी इन एकेडमिक राइटिंग। ठीक है। तो क्या है, प्लेगियरिज्म सारी यूनिवर्सिटीज को सॉफ्टवेयर दिया गया था ताकि जो भी रिसर्च या जो भी थीसिस वगैरह होती है उनको चेक किया जा सके कि क्या इसके अंदर कितनी ओरिजिनलिटी है। ठीक है। फोसी क्या है, जिसका फुल फॉर्म है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। यहाँ पर लेबर का मतलब भी फ्री होता है, तो ये इस वर्ड का इजाफा अब हमें देखने को मिल रहा है। बाकी फोसी से जो है सिंगल क्वेश्चन आपके पूछेंगे 2022-21 20 के अराउंड, आप देख सकते हो। इससे क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है। तो ये सारा का सारा ये जो क्वेश्चन था या फिर ये जो डिजिटल इनिशिएटिव थे जो आपको मैच द कॉलम में करके पूछा गया, ये टोटल जो है पीवाईक्यूज बेस्ड है। ठीक है। अगर आप में से कोई भी कहे कि ये हमें नहीं आता या हमने नहीं पढ़ा है, तो ये आपकी कमी है। ठीक, आपको पढ़ाया भी गया है। अब ये सारी चीजें भी आपको बताई गई है। यहाँ पर एब्रीविएशन है ई टी ऑन, फिर ए एन टी ई है, सी एफ है, इसी तरीके से आई बी आई डी है। ये रिसर्च से क्वेश्चन है। तो बताइए क्या इसमें सही हो सकता है। सर ए एन टी ई का तो बिफोर होगा, तो उसी से आंसर निकल जाता है वैसे। सर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। देखिए एटी एट, ठीक है, ऑल इसका क्या मतलब होता है, एंड अदर्स। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी किताब है, उस किताब को एक से ज्यादा ऑथर ने लिख रखा है, तो हम क्या लिखते हैं, यानी पहला जो ऑथर होगा उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद जो हम एंड अदर्स लिख सकते हैं, ताकि पढ़ने वाला जो है समझ जाता है कि हाँ इस किताब को लिखने वाले जो है और ऑथर्स हैं। जैसे अरबी के अंदर जो है कलीला दिमना है, उसका तर्जुमा जो है सबसे पहले किसने किया था, अब्दुल्ला इब्न मुकफ्फा ने किया था। तो अब्दुल्ला इब्न मुकफ्फा के अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने टाइम टू टाइम क्या किया है, उस किताब का तर्जुमा किया है। तो अगर आप कुछ ऐसा लिख रहे हो, तो सबसे पहले जो है आप अब्दुल्ला इब्न मुकफ्फा का नाम लिखोगे, उसके बाद आप एंड अदर्स लिख दोगे, या फिर आप मतलब एटी ऑल आप लिख दोगे। तो सामने वाला ये समझ जाएगा कि हाँ अब्दुल्ला इब्न मुकफ्फा के अलावा भी इस किताब का बहुत सारे लोगों ने तर्जुमा किया है। ठीक है। फिर इसी तरीके से ए एन टी का मतलब होता है बिफोर, सी एफ का हो जाएगा आपका कंपेयर, आई बी आई डी का मतलब होता है इन द सेम प्लेस। ये किसमें, ये हम साइटेशन में यूज करते हैं, इसकी एग्जांपल भी हम आपको दे ही देते हैं, वैसे हमने पढ़ा है इस चीज को। जैसे मान लीजिए हम अपनी थीसिस में किसी किताब से जो है कुछ कोट कर रहे हैं या फिर कुछ जो है हम लिख रहे हैं। ठीक है। ये किताब मान लीजिए हसन ज़ैयाद की किताब है, तारीखुल अदबिल अरबी जो है ये किताब का नाम है। ठीक है। इस किताब से हम क्या कर रहे हैं, अपने थीसिस में जो है कुछ इबारत को जो है हम ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिया गया है, मतलब पहले नंबर पे जो हमने कोट किया है वो यहाँ पर ये सब किताब का नाम है। ठीक है। और ये सफहा नंबर जो है पेज नंबर 23 है।
फिर उसके बाद जो हम दोबारा कोट कर रहे हैं, फिर दोबारा जो हम रेफरेंस दे रहे हैं उसी किताब से हम ले रहे हैं। तो उस किताब से अगर हम लेंगे तो वहां पर जो है हम यहाँ पर जो है विजय लेटन फॉर ड्यूमिनीज ये किताब का जो नाम है, तो वहां पर जो हम किताब का नाम नहीं डालेंगे, बस सिर्फ हम IPID जो है लिख देंगे। अगर सेम सफा होगा तो वहां पर सफा नंबर नहीं डालेंगे। हाँ, अगर किताब वही होगी और सफा नंबर दूसरा हो जाएगा तो वहां पर जो है हम सफा नंबर डाल लेंगे। जैसे पहला जो हमने रेफरेंस दिया है वो इस किताब से हमने दिया है, ठीक है, और सफा नंबर 23 है। फिर दूसरा रेफरेंस भी हमारा इसी किताब से है और सफहा जो है 23 है, इस वजह से यहाँ पर हमने कोई भी सफहा का जिक्र नहीं किया है। तीसरा जो हमने रेफरेंस दिया वो भी उसी किताब से दिया, यानी सेम प्लेस सेम जगह से ही हमने दिया है, लेकिन सफहा नंबर जो है वो दूसरा है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर सफहा नंबर इंक्लूड कर दिया है। अब जैसे मान लीजिए पहला जो है हमारा इस किताब से और दूसरा यहाँ पर जो हमारा रेफरेंस है ये किसी दूसरी किताब से आ गया है यहाँ पे, ठीक है। फिर तीसरा जो हमारा रेफरेंस है वो इस किताब से पहले वाली किताब से है, तो यहाँ पर हम IBID नहीं लिखेंगे बल्कि फिर से इस पूरी किताब का नाम जो है थर्ड में जो है लिखा जाएगा। अरबी में इसी को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, अगर किताब मस्दर होती है तो हम नफ्सुल मस्दर लिख देते हैं, अगर सफहा वही होता है तो हम नफ्सुल सफहा लिख देते हैं। अगर मर्जा किताब होती है तो हम नफ्सुल मर्जा लिख देते हैं, और सफहा अगर दूसरा होता है तो वहां पर सफा नंबर डाल देते हैं। तो IBID का कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को? जी। तो देखिए यहाँ पे कहा गया ना, रेफरेंस 2 इज द सेम एज रेफरेंस 1, ठीक है। रेफरेंस 1 की ये जो भी आपने दिया है, वेयर एज रेफरेंस 3 रिफर टू द सेम वर्क बट एट द डिफरेंट लोकेशन नेमली पेज 29। तो यानी रेफरेंस 2 जो हमारा है सेम वर्क है, सेम ही जगह से हमने लिया, लेकिन उसकी लोकेशन जो है वो डिफरेंट है, यानी उसका सफहा जो है वो अलग है। सफहा नंबर क्या है, 29 है, तो इस वजह से हमने वहां पर सफहा लिख दिया है। अगर सफहा 23 ही होता तो वहां पर हम कुछ भी नहीं लिखते, सफहा चेंज हो गया इस वजह से हमने 29 लिख दिया है। समझ में आ गया IBID का कंसेप्ट? जी सर। चलिए, अब ये भी कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ, ये भी PYQs बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशन इन इंडिया? तो कौन सा कमीशन होगा आजादी के बाद का पहला कमीशन? सी सर, एजुकेशन यूनिवर्सिटी हाँ, तो ये यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी एजुकेशन जिसको हम राधा कृष्णा कमीशन बोलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 184, knowing that you find algebra more difficult than your sister does but that you could improve with practice is an example of। कह रही कि ये जान रहे हो कि आपको अलजबरा जो है अपने सिस्टर के मुकाबले में ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, यानी अलजबरा जो है मैथमेटिक के टाइप्स होती है या मैथमेटिक का एक टूल्स होता है, तो वो कह रहे कि आप ये जान रहे हो कि अलजबरा जो है आपको अपने सिस्टर के मुकाबले में ज्यादा टफ लगता है, बट आप इसको प्रैक्टिस के साथ जो है इंप्रूव कर सकते हो। तो ये किसकी एग्जांपल होगी, सेल्फ रेगुलेशन, मेटा कॉग्निशन, सेल्फ डिसिप्लिन या ऑटोमेशन? मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन सर, लेकिन हाँ। सर इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था क्योंकि ये यहाँ पर ना इम्प्रूव विद प्रैक्टिस हम्म। बोला, तो एक बार को यही लग रहा था कि सेल्फ रेगुलेशन भी हो सकता है, क्योंकि मेटाकॉग्निशन में यही पढ़ाया ना हमने, थिंकिंग अबाउट अ थिंकिंग। हम्म। ठीक तो ठीक। उस हिसाब से, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर जो वर्ड उन्होंने दिया है कि इम्प्रूव विद प्रैक्टिस, उससे लगता है कि सेल्फ रेगुलेशन भी हो सकता है। हाँ, तो नहीं, जैसे यहाँ पे हमें अगर हम ऊपर वाली इबारत को देखें, ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो अगर कोई चीज आपको डिफिकल्ट लगती है तो उसको सीखने के लिए जो है आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, और वो दिमाग जी आप सर। कैसे लगाओगे, विद प्रैक्टिस। मेटाकॉग्निशन। हाँ, तो वो दिमाग जो है आपका विद प्रैक्टिस ही लगेगा, यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग ही लगेगा, ठीक है। जी। जी। हाँ। चलिए, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ये आपका एक नया क्वेश्चन है, बट पढ़कर जो है आपको समझ में आ गया कि हाँ मेटा कॉग्निशन ही होगा, ठीक। चलिए, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग थ्रू। माइंड टू माइंड यानी दिमाग टू दिमाग, तो इसका क्या मतलब, दिमाग किसके अंदर होता है, पर्सन के अंदर होता है, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन, ठीक है। माइंड टू माइंड का मतलब ये हो गया पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन जो है, इसमें कम्युनिकेशन की मीनिंग जो है किसके थ्रू जो है आप निकालोगे, फिजिकल सिटिंग, शेयर्ड बिलीफ, नॉइस मैनिपुलेशन, कॉन्टेक्स्ट या वैल्यूज। इसमें एक वर्ड है, अगर आप उसको एलिमिनेट कर दोगे तो आपका आंसर जो है निकल के आ सर जाएगा। इसमें सर वो नॉइस नॉइस को मैनिपुलेशन। हाँ, एलिमिनेट तो करना देखिए पड़ेगा। यहाँ पे जो है ना हम ऑप्शन नंबर सी को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि देखिए अगर माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन या पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें जो हमारी मीनिंग निकलती है ना, तो नॉइस का मैनिपुलेशन, अगर इस चीज को हम लाएंगे तो हमारा कम्युनिकेशन जो है सही होगा ही नहीं, क्योंकि अगर नॉइस है, नॉइस का ही उतार चढ़ाव है, नॉइस के
ही अंदर बदलाव है तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। इसी को हम हटाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे बी डी। देखिए फिजिकल सिटिंग में भी माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन हो सकता है, बट ऑप्शन के एतबार से अगर हम सी को एलिमिनेट करते हैं तो सी वाले में ही ए है, तो इस वजह से ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा और ये भी आपका चला जाएगा। तो बचता है ऑप्शन नंबर बी, तो यही इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जब भी माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन होगा या पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन, वो किसी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ही होगा, यानी किसी टॉपिक के थ्रू, किसी मौजू के थ्रू ही वो क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे और आपस में उनके जो भी बिलीव्स हैं, ठीक है, या फिर जो भी उनकी राय है, जो भी उनकी थिंकिंग है, आपस में वो लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और माइंड टू माइंड है तो वो लोग वैल्यूज का जो है ख्याल भी रखेंगे कम्युनिकेट करने के लिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये एक नया क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि इससे पहले जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस तरीके के नहीं पूछे गए, पूछे तो गए हैं बट हम कह सकते हैं थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। और यहाँ पर इन्होंने जो ये ब्रैकेट में दिया है एब्रिविएशन, ये गलत दिया है, ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को है, यहाँ पर इन्होंने एनसीटीएफ दिया है, एनसीआरएफ है, ठीक है, छोटा आर होगा यहाँ पे, मतलब इसकी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मेन वेबसाइट पे है वो आपका लिखा हुआ है एब्रिविएशन में एनसीआरएफ, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के मुताबिक जो है 4 इयर्स वाली, ठीक है, बैचलर डिग्री को ऑब्टेन करने के बाद आपको लास्ट में जो क्रेडिट मिलती है, क्रेडिट लेवल आप जो अर्न करोगे वो आपका कितना होगा, 5.5, 6 या 6.5 या 7? 6, 7? 6 हाँ, तो ये जो है आपका 6 होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन के तहत जो है आपको यहाँ से कुछ नॉलेज मिलती है। जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, तो आपके लिए ये जरूरी है, आपके एग्जाम से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है ये चीज याद करनी पड़ेगी। जैसे हमें मालूम है कि हमारा जो नया सिस्टम है वो 5+3+3+2 का है, ठीक है। तो 5 साल का जो होता है वो प्रिपेरेटरी स्टेज होता है। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया शुरू में, आप देखिए एकेडमिक बैंड आवर्स ऑफ लर्निंग पर ईयर, यानी इसमें आपको जो है पर ईयर पर आवर्स जो है बताए गए हैं, यानी एक साल में यूजी कोर्सेज में कितने घंटे जो है खर्च होते हैं। इसी तरीके से सीनियर सेकेंडरी का बताया है, ठीक है, 2 ईयर सेकेंडरी यानी आपका 9 और 10, 9th एंड 10 का भी बताया। इसी तरीके से 3 ईयर जो मिडिल है उसका भी घंटा यहाँ पर बताया है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर कोर्सेज के नाम दिए गए हैं। और यहाँ पर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को हमने पढ़ा था जो कि 2013 में आया था, उसके अंदर जो है 8 लेवल जो है बनाए गए थे, ठीक है। तो उस 8 लेवल के मुताबिक जो है इन कोर्सेज को यहाँ पर क्या किया गया, डिफाइन किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ को आपको क्रेडिट लेवल्स दिए गए हैं और जो क्रेडिट अर्न की जाएगी वो भी बताया गया है, और क्रेडिट जो आप पॉइंट में अर्न करोगे वो भी यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर जो है कोर्सेज की इक्विवेलेंट चीजें जो है आपको बताई गई। जैसे अगर आप 4 इयर्स का जो कोर्स करते हो तो आपका जो पहला साल यूजी का होगा वो पहला साल जो है वो यूजी सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट होगा। दूसरा साल जो यूजी का होगा वो यूजी डिप्लोमा या डिप्लोमा इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट होगा। तीसरा साल जो आपका यूजी का होगा वो यूजी डिग्री या बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन या बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट होगा। फोर्थ साल जो आपका यूजी का होगा जिसको हम मतलब 4 ईयर विद ऑनर्स विद रिसर्च बोलते हैं, वो आपका यूजी डिग्री, ऑनर्स, पीजी डिप्लोमा या बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट होगा। तो यूजी के ताल्लुक से जो है आपको ये चारों साल की इक्विवेलेंट जो है आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे अगर हम लेवल को देखते हैं और क्रेडिट लेवल को देखते हैं, देखिए 5 साल जो हमारा फाउंडेशनल कोर्स होता है तो इसके अंदर पर वर्ष पर ईयर जो आपका मतलब घंटा खर्च होगा वो 800 है, ठीक है। इसमें जो है 800 है और प्रिपेरेटरी में 1000 है, और इसी तरीके से 3 ईयर जो मिडिल का उसके अंदर 1200, उसके बाद सब में 1200 है, ठीक है। 2 ईयर सेकेंडरी, फिर 2 ईयर सीनियर सेकेंडरी, इसमें भी 1200 है। यूजी जो 4 साल का वो भी 1200 है, और इसी तरीके से पीजी डिग्री जो है आपकी वो भी 1200 है, ठीक है। डॉक्टरल का यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है। तो इसमें जो 5 साल आपका होता है तो उसके अंदर 3 साल जो है आपका प्री स्कूल होता है जिसको हम लोग बाल वाटिका बोलते हैं ना, बाल वाटिका, आंगनवाड़ी, ये सारी चीजें उसको बोलते हैं। इसके अंदर जो आपको क्रेडिट लेवल मिलेगा वो 0.1 होगा, ठीक। तो इसके अंदर 3 साल जो प्री स्कूल होता है उसके अंदर जो आपका क्रेडिट लेवल है 0.1। फिर उसके बाद क्लास 1 आपका शुरू होगा जिसमें क्रेडिट लेवल आपको 0.2, और जो क्रेडिट आपको पर ईयर मिलेगी वो 27 है, और क्रेडिट जो आप अर्न करोगे वो 5.0 है। देखिए यहाँ पर जो है ना आप क्रेडिट अर्न, ये आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो सकता है, हाँ, क्रेडिट लेवल। और इसी तरीके से आप इसको नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के मुताबिक जो आपको क्रेडिट दी गई है
वो आप याद रख सकते हो, ठीक है। सिर्फ क्रेडिट लेवल और जो क्रेडिट आपको पर ईयर अर्न की जाती है वो आप याद रखिए। क्रेडिट पॉइंट आप मत याद रखिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हाँ इससे 180 वाले से क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें अगर आपको क्रेडिट पॉइंट जो अर्न वाला सिस्टम है वो सिर्फ आप यूजी में याद रख सकते हो, यूजी एंड पीजी के लिए आप याद रख लो, बाकी ये सब 5 साल और 3 साल प्रिपरेटरी सेकेंडरी और ये सीनियर सेकेंडरी, इन सबको आप छोड़ दो, इनका सिर्फ आप लेवल याद रख लो, ठीक है। अब इसमें अगर आप 3 ईयर आपका जो प्री पैरिटी है, तो इसमें जो है क्लास 3 है, ठीक है, क्लास 4 है एंड क्लास 5 है, यानी 3 साल का जो आपका प्री पैरिटी है उसके अंदर क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 के लेवल्स आते हैं। और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क यानी NSQF के मुताबिक जो है लेवल 1 जो है वो यहीं से शुरू होता है, यानी क्लास 5 से ही शुरू होता है। तो क्लास 5 में जो आपको क्रेडिट लेवल दिए जाएंगे वो 1.0 होगा, ठीक है। फिर 3 ईयर जो आपका मिडिल होगा क्लास 6, उसमें 1 पॉइंट, ठीक है, 33। फिर आपका 6 जो होगा 1.67, और क्लास 8 जो आपका होता है उसमें नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के मुताबिक जो है वो लेवल 2 माना गया है, ठीक है। ये बीच वाली चीजें जो है ना, ये आपसे जो है पूछी जा सकती है कंफ्यूज करने के लिए, लिहाजा सीधा सीधा अगर आप याद रखोगे तो आप यही याद रख सकते हो कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के मुताबिक जो है क्लास 5 जो है वो लेवल 1 है, क्लास 8 जो है वो आपका लेवल 2 है, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर आपको याद रखना है क्लास 10 जो है वो आपका लेवल 3 है, और इसी तरीके से क्लास 12 जो है वो आपका लेवल 4 है। और फिर यहाँ पे आप यूजी का फर्स्ट ईयर जो है 5-5, ठीक है, 0.5 इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो यूजी का जो फर्स्ट ईयर है 4.5, यूजी का सेकंड ईयर 5.0, यूजी का थर्ड ईयर 5.5, यूजी का 6 ईयर जो है, यानी जो आपका इंड ईयर बोलते जो लास्ट ईयर जिससे आपका क्वेश्चन बना है वो 6.0 है। फिर इसी तरीके से 0.5 का बढ़ावा होगा। पीजी का फर्स्ट ईयर 6.5, पीजी का सेकंड ईयर 7.0, और इसी तरीके से दुक्तोरा यानी पीएचडी का जो आपका होगा वो 8.0 है, ठीक है। और यहाँ से आप क्रेडिट जो है सिर्फ आप यूजी की एंड पीजी की और डॉक्टर वाले की जो है आप क्रेडिट अर्न ईयर और क्रेडिट पॉइंट ईयर जो है आप याद रख लो, क्योंकि 180 वाले से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के मुताबिक जो है जो पीजी कोर्सेज होते हैं, ठीक है, तो वहां पर मतलब 4 साल कोर्सेज तब नहीं आए थे, शायद क्वेश्चन 2020 या 21 में पूछा गया है। तो उसके अंदर जो आप क्रेडिट अर्न करते हो वो कितनी आप अर्न करते हो, तो उसके अंदर 180 ऑप्शन में था वो यही था, ठीक है। तो अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है यूजी का फर्स्ट ईयर जो है वो क्रेडिट लेवल उसका क्या होगा, क्रेडिट पर ईयर जो आप अर्न करोगे वो कितनी होगी, क्रेडिट पॉइंट जो आप अर्न करोगे वो आपका कितना होगा, और यूजी का फर्स्ट ईयर जो है वो किस कोर्स के जो है इक्विवेलेंट माना जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर। ठीक है। तो आप यूजी का पीजी का एंड डॉक्टर का जो है आप खूब अच्छे से याद रख लो। देखिए क्रेडिट लेवल जो है आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सब में जो है 0.5, फिर 5 हो गया, फिर 0.5, फिर 6 हो गया, फिर 0.5, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया। तो 5-5 का जो है सिर्फ इजाफा होता चला जा रहा है, ठीक। तो आसानी के साथ आप इसको एक कॉपी पर जी जो है नोट करो और इसको अच्छे से आप लोग जहन में जो है बैठा लो। इससे क्वेश्चन आ सकता है, पूछा गया है तो इसमें से चेंजेस होकर क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। आपके पास टाइम है तो आप इन सारी चीजों पर, ठीक है, पकड़ अपनी रख लीजिए। चलिए। सर एक जी। सर एक बार डिफाइन और कर दीजिए इसमें। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है आपको कोर्सेज दिए गए हैं, ठीक है। इन कोर्सेज में ये भी आपको कहा गया है कि जैसे जी। यूजी जो है आपका 4 साल का हो गया है, तो यूजी का जो फर्स्ट साल होता है उसमें एक साल में जो है कितना घंटा जो है खर्च किया जाता है पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर है पर ईयर पर आवर से जो आपके घंटे खर्च होते हैं वो 1200 होते हैं, ठीक है। इसमें दिया गया है 1200, सेकेंडरी में भी 1200 दिया गया है, और 3 ईयर जो मिडिल इसमें भी 1200, प्रिपैरेटरी में 1000 है, फाउंडेशनल में 800 है। एक पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा आपको ये यहाँ पर याद करना है कि यूजी जो है आपका 4 साल का होता है, तो आपको इसमें जो है क्रेडिट लेवल, ठीक, एक अलग चीज होगी, क्रेडिट अर्न पर ईयर ये एक अलग पॉइंट है, क्रेडिट पॉइंट अर्न ये आपका अलग पॉइंट है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि यूजी का जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें जो हमें क्रेडिट लेवल होता है 4.0 होता है, और जो हम पर ईयर क्रेडिट हम अर्न करते हैं वो हमारी क्या होती है 40 होती है, और जो क्रेडिट पॉइंट हम अर्न करते हैं वो 180 होती है। और यूजी का फर्स्ट ईयर जो होता है
वो किसके इक्विवेलेंट होता है? यूजी सर्टिफिकेट के बराबर होता है। यानी अगर आप 4 साल का यूजी कोर्स करते हो तो आपका जो पहला साल यूजी का होगा वो आपका यूजी डिग्री के इक्विवेलेंट माना जाएगा, ठीक है। दूसरा साल जो आपका यूजी का होगा उसकी डिग्री जो है वो यूजी डिप्लोमा या डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बराबर मानी जाएगी। तीसरा साल जो यूजी का होगा उसकी तीसरी साल की जो डिग्री होगी यूजी डिग्री या बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन जिसको हम बीवोक बोलते हैं या बीएससी इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट मानी जाएगी। ये चौथा साल जो आपका यूजी का होगा जिसको हम 4 ईयर यूजी विथ ऑनर्स विथ रिसर्च बोलते हैं वो आपकी यूजी डिग्री ऑनर्स या पीजी डिप्लोमा या बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट या आपकी डिग्री मानी जाएगी। तो यूजी के ताल्लुक से ही आपको थोड़ा सा यहाँ पर झमेला याद रखना है कि यूजी जो है 4 साल का हो गया है और चारों सालों की डिग्री जो है वो किस डिग्री के इक्विवेलेंट मानी जाती है, ये याद रखना है। फिर इन चारों सालों का क्रेडिट लेवल आपको याद रखना है और इन चारों सालों में जो आप पर ईयर क्रेडिट अर्न करते हो, ठीक है, पर ईयर जो क्रेडिट आप अर्न करते हो ये क्या आपकी इस तरीके से यहाँ पर दी गई है और जो आप पॉइंट में अर्न करोगे वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो यही आपको याद रखना, पीएचडी का, यूजी का, पीजी का, इतना तो आप जरूर भी जरूर याद करो। ठीक, समझ में आ गया क्या याद करना है आपको? जी सर जी। यूजी का पीजी का क्रेडिट। जी, जैसे ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है वो किससे पूछा गया? क्रेडिट लेवल से पूछा गया है, ठीक है। आपको पूछा गया है कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के मुताबिक आफ्टर ऑब्टेनिंग बैचलर डिग्री ऑनर्स रिसर्च इंजीनियरिंग ऑफ प्रोग्राम ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर, यानी वो बैचलर डिग्री जो 4 ईयर्स की है, तो उसमें क्रेडिट लेवल जो आप अर्न करोगे वो कितना होगा? क्रेडिट लेवल पूछा है, ठीक है, क्रेडिट पॉइंट नहीं पूछा है, ठीक। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा 6। अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि 4 ईयर्स की जो ऑनर्स डिग्री होती है उसका जो क्रेडिट लेवल है 6 है ना, यहाँ पे 6.0। हाँ, अगर आपसे ये पूछ लेता है कि 4 ईयर्स की जो ऑनर्स डिग्री होती है उसका जो पहला साल होता है उसका क्रेडिट लेवल कितना होगा? 4.5। यूजी का दूसरा साल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसका क्रेडिट लेवल कितना होगा? 5.0। जैसे यहाँ पर क्रेडिट लेवल पूछा गया है, आपसे क्रेडिट अर्न पर ईयर भी पूछा जा सकता है, तो सबका देखिए 40-40 ही है, ठीक है। यानी 4 ईयर्स का जो यूजी का कोर्स होगा उसमें पर ईयर जो आपको क्रेडिट आप कमाते हो या पर ईयर जो आपको क्रेडिट मिलती है वो कितनी होती है? 40 ही होती है। अब इसमें आपको जो पॉइंट में क्रेडिट अर्न आप करोगे तो वो इसमें सिर्फ 20-20 का इजाफा है। पहले में आपका 180 होगा, 180 में आप 20 सर मिलाओगे तो जी। सर जी सर सर ये जो आप मतलब होता है ना, जैसे हम जो अर्न करते हैं क्रेडिट या जो क्रेडिट पॉइंट होते हैं, सर क्रेडिट लेवल और अर्न क्रेडिट इसमें क्या फर्क, इसमें क्या अंतर है? देखिए, क्रेडिट लेवल जो है ना वो ये आपका मतलब एक, ये कैसे? हाँ, क्रेडिट लेवल जो है वो आपका नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन मतलब फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क यानी एक मेयार बना दिया है इसने कि ये लेवल जो है इस डिग्री को दिया जाएगा, ठीक है। फिर पढ़ने पे जो है आपको पर ईयर जो क्रेडिट मिलती है उस क्रेडिट को जोड़कर जो है आपका 40 जो है ये क्रेडिट आपने अर्न किया है। इसको मैंने आपको उसमें टीचिंग में जो है बहुत अच्छे से समझाया था, मेरी जो मानो की सर्टिफिकेट, तो उसमें बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को बताया गया, तो मैंने उसी सर्टिफिकेट की एग्जांपल आपके सामने रख के बताई थी, ठीक है। वो अभी है नहीं, वरना तो मैं उसमें अच्छे से बताता आपको कि ये 40 यहाँ पर कैसे निकल रहा है, ठीक है। या फिर 240 मतलब 240 यहाँ पर कैसे आ रहा है। ये जो आपका लेवल दिया गया है तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये एक फ्रेमवर्क है, ये एक मेयार है। इस मेयार में जो है इन कोर्सेज को जो है डाला गया है कि लेवल 6 में ये कोर्स आएंगे या फिर ये साल आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही फर्क बना के जो है आपको याद रखना है। जी ठीक है सर। जी रैयान अहमद, जो लोग भी यूट्यूब पे सॉल्व कर रहे हैं वो बकवास कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल उसी की मतलब यूजीसी की ही वेबसाइट पे ये सारी चीजें हैं, ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल है। तो आप देख सकते हो इसमें किसी भी किस्म की मिलावट नहीं है, किसी भी झूठ की आमेजिश नहीं है, तो यूट्यूब पे आप ना तवज्जो दे, ठीक। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 187, विच पॉलिसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट? पीपल विथ केसेस ऑफ फ्लू शुड बी केप्ट इन क्वारंटाइन बिकॉज इट हैज नेवर बीन डिस्प्रूवन। अब यहाँ पे यही है, नेवर बीन डिस्प्रूवन, नो वन कैन बीट, इस तरीके के वर्ड जो है हमने आपको बता दिए थे कि इस पॉलिसी में यूज होते हैं। एज द बेस्ट मीन्स ऑफ कीपिंग द डिसीज फ्रॉम स्प्रेडिंग, कह रहे हैं कि मतलब वो लोग जिनको जो फ्लू केसेस के साथ हैं उनको क्वारंटाइन में रख देना चाहिए। कहना ये चाह रहे हैं कि जिन लोगों को फ्लू की बीमारी है उनको क्वारंटाइन में रख देना चाहिए, क्योंकि
डिसीज को फैलने से रोकने के लिए बेस्ट तरीके के तौर पर किसी ने इस चीज को जो है कभी भी गलत तौर पर साबित नहीं किया है। तो क्या होता है, ये कौन सी फेलेसी है जिसमें हम कहते हैं कि कोई सर चीज गलत। अपील टू इग्नोरेंस, अपील टू इग्नोरेंस। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अपील टू इग्नोरेंस हो जाएगा, और अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को भी गलत करके आए होंगे। ठीक, चलिए फॉल्स कॉज है सर। देखिए यहाँ पे जो है आपका कंसेप्ट है सोर्स ऑफ फॉल्स कॉज है। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कुछ देखिए नहीं ये, सर, वो कंफ्यूजन। जी सर, जी आगे बढ़िए सर। चलिए देखिए यहाँ पे जो है ना, ये क्वेश्चन जो है नया था। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये वाली इबारत जो है ये आपका वन लाइन क्वेश्चन बना के पूछा गया है। ठीक है, सिर्फ ये वाला जो ऑप्शन नंबर सी है, बाकी ये सारा जो है ये नया है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट है और ये सोर्स है। तो फ्री एंड कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इन इकोनॉमिक्स, लैंग्वेज एज अ कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर 4। तो ए को हम मिलाएंगे किसको, मतलब 4 से मिलाएंगे, फ्री कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। देखिए ये बंदा जो है ना, इसने कॉमर्स में जो है कम्युनिकेशन की बात करता है, यानी ये कहता है कि कॉमर्स जो है विदाउट कम्युनिकेशन के हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन से मुराद कॉमर्स में जो है आपके एडवर्टाइजमेंट हो जाएंगे, ऑडियो वीडियो हो जाएगा, इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो है कॉमर्स में यूज की जाती हैं। कम्युनिकेशन इन इकोनॉमिक बी को 1 इस बंदे ने बताया था। ठीक है, कि यानी किस तरीके से इकोनॉमी में कम्युनिकेशन का प्रभाव पड़ता है या इफेक्ट पड़ता है। और सी का 2 आप मिलाएंगे, इसने कहा कि कम्युनिकेशन करने के लिए जो है लैंग्वेज जरूरी है, लैंग्वेज ही एक टूल है जिसके तहत जो है कम्युनिकेशन किया जा सकता है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, लाइन से मुराद यहाँ पर चैनल है, इसने कम्युनिकेशन के चैनल को जो है डिस्क्राइब किया था कि मतलब किस तरीके से हम कम्युनिकेशन को चैनल के माध्यम से करते हैं, चैनल के थ्रू जो है हम कम्युनिकेशन को करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एक थोड़ा सा नया था हम बोल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी वाली चीजें अगर हमें याद होती तो हम सी को 2 से मिलाकर जो है इसको बना सकते थे। ठीक है, चलिए। सर वो जो अप टू डाउन टू अप जाता है, जो पॉलिटिकल होता है, जिसमें जैसे गांधी जी की जो एग्जांपल दी गई थी, उसको भी यही बोलते हैं लाइन मतलब मैं नहीं से। समझा। एक नहीं है, एक नहीं एक नहीं, टर्म इसमें यूज वो होता है। लीनियर होता है, वो लीनियर होता है, लीनियर वन साइड। ठीक है, ये लाइंस है, वही पूछ रहे हो ना आप, वो लीनियर होता है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है मतलब कितना, मतलब बार बार इस चीज को हमने बोला होगा कि फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसे बनता है, ग्राउंड लेवल ओजोन किस तरीके से बनती है, दोनों का प्रोसेस जो है सेम होता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बताइए इसका क्या सही आंसर होगा। बी डी। डी सर, बी डी ई आर। हाँ, तो ये जो है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ पर NO2 के बजाय जो है आपका NOx भी, यानी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, NOx जिसको हम बोलते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, फिर इसी तरीके से वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सनलाइट, यानी जब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इन दोनों का सूरज की रोशनियों से मिलाप होता है, तब जाकर फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन होता है, यानी बनता है। और इसी तरीके से हमारी ग्राउंड लेवल ओजोन भी बनती है, जिसको हम बेड ओजोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए काफी आसान सा क्वेश्चन है। टारगेट है MDGs एंड SDG के गोल्स एंड टारगेट दिए गए हैं, मतलब अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चन को देखकर। सेकेंड ऑप्शन होगा। देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो हमारे हैं वो थर्ड कितने ऑप्शन हैं होगा, थर्ड ऑप्शन होगा सर। वो 8 गोल हैं, इसके अंदर 21 टारगेट है, मैंने आपको ऐसे ही बोला हाँ था सर, 8। एक ही में है हाँ और 8 सर का, ए एक ही में है और 8 इसमें ही। बिल्कुल। 8 का टेबल आप पढ़ो, 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक के 24। ठीक है, तो 3 में से 24 में से अगर आप 3 माइनस करोगे तो आपका 21 जो है क्या बन जाएगा, गोल बन, ठीक है, मतलब टारगेट बन जाएगा। और 8 का पहाड़ा अगर आप 6 बार पढ़ोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। 8 छका 48, तो 48 जो है आपके इंडिकेटर है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में, 8 गोल हैं और 21 टारगेट्स हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो है 17 गोल हैं और 169 जो है टारगेट्स हैं। और इसी तरीके से 232 यानी 232 जो है इंडिकेटर है। ठीक है, तो इस बार जो है आपको टारगेट वगैरह पूछे गए तो इंडिकेटर भी डाल के आपसे पूछा जा सकता है। ये भी काफी अच्छा सा क्वेश्चन है।
एकदम बहुत ही क्लियरली जो है चीजें यहाँ पर जाहिर हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ रियलिटी सजेस्टेड दैट द ओनली नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड सेंस इज एक्सेप्टेबल। तो वो कौन सी अप्रोच है जिसमें आप एक्सपीरियंस एंड सेंस के थ्रू जो है नॉलेज को गेन करते हो या नॉलेज हासिल करते हो? कंपैरिजन सर। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा इम्पीरिज्म। ठीक है, इम्पीरिज्म जैसे हमने रिसर्च में पढ़ा है ना कि दूसरा सर। हाँ, इम्पीरिज्म हमने रिसर्च के अंदर पढ़ा है कि जब हम कोई भी नॉलेज जो है बाई एक्सपीरियंस लेते हैं, यानी एक्सपीरियंस का मतलब वही हो गया किसी बंदे ने जो है किसी भी एक फिनोमिना को या किसी भी एक्सपीरियंस को जो है झेल रखा है और उससे जाकर हम पूछ पूछ कर क्या कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी इम्पीरिकल या स्टडी बोली जाती है। अब इसमें जो है सिर्फ आपका एक वर्ड जो है नया है, बाकी सारे जो है आपसे मतलब आपने पढ़ा है और आपके क्वेश्चन में आए हुए हैं, ये भी डिट्टो पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। एंशियंट ट्रीटिसेस ऑथर्स, यानी पुराने जो मकाले जो रिसाले हैं और उनके ऑथर्स का नाम दिया गया है। लीलावती, योगा सूत्र, न्याय सूत्र, अर्थशास्त्र। देखिए सर जो एक का 4 होगा, अर्थशास्त्र का चाणक्य होगा, और न्याय का गौतम होगा, योगा का फिर पतंजलि। बिल्कुल। तो देखिए योगा बहुत मशहूर है कि योगा पतंजलि, ठीक है। लीलावती जो है भक्साचार्य, इसका नाम जो है भास्कर है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, ठीक है, यानी मैथ का बहुत माहिर है ये, और इसको जो है भक्साचार्य सर के नाम से जी। सर मेरे हमारे शिफ्ट में आया था कि मैथमेटिक्स की एक बहुत अच्छी ट्रीटी है, उसको क्या बोलते हैं, यही लीलावती आई थी। अच्छा, यही थी ना, मतलब वही कह रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट हुआ था, मतलब दूसरे टाइप से रिपीट हुआ है। तो ये जो है भास्कर है, मतलब इसका नाम जो है भास्कर है, लेकिन इसको भक्साचार्य के नाम से जानते हैं, और ये एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, ठीक है। तो इसकी किताब जो है या इसका रिसाला या मकाला जो है लीलावती है। योगा सूत्र किसने लिखा है? योगा पतंजलि, काफी मशहूर है, आप लोग पतंजलि के बारे में सुनते हैं। न्याय सूत्र हमने काफी बार पढ़ा, न्याय जो है किसके जरिए दिया गया? इंडियन लॉजिक में गौतम के जरिए दिया गया। गौतम। अर्थशास्त्र ये आपका अर्थशास्त्र चाणक्य है, ठीक है। चाणक्य। चाणक्य जिसको हम विष्णुगुप्ता भी बोलते हैं, ठीक है, और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। कोटालिया भी बोलते हैं। हाँ, और ये चंद्रगुप्त मौर्य का टीचर भी था। बिल्कुल सर। चलिए, ये देखिए पीवाईक्यूज है, अभी आपके ये दिसंबर में 2023 वाले में आया था, हमने इसको करवाया भी था आप लोगों को। पॉप्स का फुल फॉर्म। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। हाँ, persistent organic तो ये pollution। आपका एक सेकेंडरी पॉल्यूशन है, ठीक है। पीवाईक्यूज के कितने फायदे हैं? हाँ, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन कहाँ से उन्होंने पूछा है, बट इस सेकंड 5 ईयर प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूडेड द रिकमेंडेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो कह रहे हैं कि सेकंड, देखिए 5 ईयर प्लान जो है ना इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 5 ईयर प्लान में जो है कई प्लान को जो है एक्सटेंड किया गया। तो वहीं से जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है, सिक्स, सेवेंथ, एट, इस तरीके से 5 ईयर प्लान के नाम से जो है ये चीजें जो है आगे बढ़ती ही गई। यानी इसको हम एक तरीके से स्कीम मान सकते हैं। तो कह रहे हैं कि सेकंड 5 ईयर प्लान में जो है किस चीज की रिकमेंडेशन की गई थी। वैसे अगर आपको सेकंड 5 ईयर प्लान की जो है डेट मालूम है, तो इसमें आप किसी मतलब कुछ चीजों को जो है आप सीडी एलिमिनेट। सर। BCD सर। देखिए ये सी डी ई सीडी। ही होगा, सीडी क्योंकि है सर। सर ये पीवाईक्यू है, पीछे का एक पीवाईक्यू है हाँ ये ये। सर पी वाई लेकिन क्यूज। इसका BCD ही आंसर है ना? नहीं नहीं, ये सी डी ई होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको देखिए, ये कब आया था ना, ये 1956 में आया था और 1961 तक जो है ये कंटिन्यू रहा। तो यूनिवर्सिटी सर एजुकेशन एक का। मिनट, हाँ। सर ये क्वेश्चन जो है ना, हम तो CDE ही लगा के आए थे, लेकिन हम जो नन्नाफ मैम का वो देख रहे थे ना, तो उसमें उन्होंने ये BCD ही बताया, इसीलिए हमने अपना गलत मान के चल रही थी, इसको लगा के हम नहीं नहीं, CDE मुझे ही तो आए नहीं, थे। मुझे नहीं लगता। देखिए वो भी अगर बता रही हैं तो कभी भी आप ये श्योर मत हो कि वो एकदम 100% सही ही बता रही है, या मैं भी 100% सही, लेकिन मुझे लगता है कि लैंग्वेज कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा कुछ था नहीं उस टाइम पे, या अब भी है भी नहीं, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। बाकी यहाँ पर जो तीन चीज है ना, CDE, वो आपकी एग्जिस्ट करती जी। है, अब भी एग्जिस्ट करती है। देखिए एक को हम ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, सर क्योंकि सर मैडम, सर मेरे पास बुक है मैडम की ही किताब में, मतलब नवदीप मैडम की ही किताब में यही क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज, और यही आंसर है, सीडीई है इसका सीडी आंसर है ना, दिया है हाँ उसने। वही अच्छा कह रहा ठीक हूँ। है। ये देखिए 1948 में आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया था, तो ये तो इसकी मतलब कोई रिकमेंडेशन की बात ही नहीं, क्योंकि ये काफी पहले हो चुका है ना। तो एक को हम यहाँ से हटाएंगे, एक को हम यहाँ से हटाएंगे, तो बाकी हमें यहाँ पर देखना है।
लैंग्वेज कमीशन ऑफ इंडिया, रूरल हायर एजुकेशन कमेटी, कमेटी ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटी, 3 ईयर डिग्री कोर्स कमेटी। देखिए मैं इस क्वेश्चन से बिल्कुल सहमत ही नहीं हूँ, क्योंकि सेकंड 5 ईयर प्लान जो है ना, ये किसी दूसरे काम के लिए आया था। लेकिन अब ये एनटीए वाले कहाँ से इस क्वेश्चन को बना के पूछे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने काफी सर्च किया सेकंड 5 ईयर प्लान के ताल्लुक से कि एजुकेशन के फील्ड में इसने कुछ किया है कि नहीं किया है। तो हर जगह जो है यही आता है, और शायद इस चीज को हमने आपको पढ़ाया भी है हायर एजुकेशन के अंदर 3-4 प्लान को, सेकंड 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर, थर्ड 5 ईयर प्लान। उसमें जो है एजुकेशन के ताल्लुक से बात हुई ही नहीं है। इसमें मतलब इस सेकंड 5 ईयर प्लान जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1956 से लेकर 1961 तक था, और ये किस मॉडल पर बेस्ड है, महालैंड बॉयस मॉडल पर ये बेस्ड था। और इसका मकसद जो था कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है बढ़ाना, यानी कंट्री के अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा जो है इंडस्ट्री को जो है बढ़ाना पब्लिक सेक्टर में। क्यों बढ़ाना, क्योंकि उस टाइम पे जो है हमारा इंडिया आजाद हुआ था, हमारे पास जो है इनकम की बहुत कमी थी, बहुत ज्यादा सोर्सेज और वसाइल नहीं थे, तो इंडस्ट्री को बढ़ाया जा रहा था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है जॉब मिल सके, भुखमरी से लोग जो है अपने आप को आजाद कर सके। यहाँ तक कि 1985 तक जितने भी प्लान आए हैं आपका, थर्ड 5 मतलब 5 ईयर प्लान जो है राजीव गांधी के जमाने में भी आया, उन्होंने भी जो है इंडस्ट्री या फिर इसी तरीके से बैंक को नेशनलाइज करने पे बात की, और इन सारी चीजों पे बात किया है। यानी 5 ईयर का जितना भी प्लान है उसमें कहीं पर भी जो है एजुकेशन की बात नहीं की गई है। बट ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, तो आप इसको याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी डी ई जो है इसका सही आंसर है। अब कहाँ से ये क्वेश्चन बना है, इसकी तह तक जो है मैंने काफी कोशिश की, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया हूँ। अगर आप लोग कहीं से पहुंच पा रहे हो तो हमें भी बताना, ठीक है। सर ये इन वैसे सवाल आता है, मैंने कई सारे सवाल मतलब सॉल्व किया है नवदीप मैम की बुक से ही। तो उसमें ना सेकेंड ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 8 ईयर के भी आते हैं सर प्लान जो है। हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ, और इस चीज को लेकिन आप, हाँ हायर एजुकेशन में हमने भी पढ़ाया है आप लोगों को, अगर आपने लिखा होगा तो आपको याद होगा, ठीक है, वो बात हमें भी याद है। लेकिन जैसे जिस तरीके ये से तो इन्होंने पढ़ा कहा, है वो टीचर। आपने सर कल्टीवेशन के बारे में था एक प्लान, टीचिंग टीचर एजुकेशन के बारे में था, और मेडिकल के इंडस्ट्रियलाइजेशन बारे के में भी था, था एक। मेडिकल के बारे में था, यही थे। हाँ यही। वही कह रहा हूँ, लेकिन ये जो मतलब इन्होंने रिकमेंडेशन की बात की, तो ऐसा कुछ मुझे नहीं मिल रहा है कि ऐसा कुछ कहा गया है इस प्लान में, जो 5 ईयर जी प्लान सर। जो है चल रहे हैं। पता नहीं कहाँ से ऐसे क्वेश्चन जो है आपके 23 में भी काफी इस तरीके के क्वेश्चन जो है आए हुए हैं, और वहीं से ये क्वेश्चन जो है उठाया गया है। तो पीवाईक्यूज की अहमियत को समझिए आप लोग, ना भी समझ में आए ऑप्शन याद रहेगा तो आप लोग कर लेंगे। चलिए, अब ये काफी आसान सा क्वेश्चन, इसमें क्या ही करना है, स्वयं के जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर के बारे में पूछा जा रहा है, जो नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन को ऑफर करता है, वो कौन सा है इसमें, नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट। यूजीसी सर। हाँ तो आपका यूजीसी है, क्योंकि यूजीसी सर। एआईसीटीई है जो है आपका यूजी टेक्निकल में देता है, ठीक है, और ये टीचर ट्रेनिंग से है, और एनसीईआरटी जो है वो टीचर से मतलब से रिलेटेड जो है कोर्स से कोर्सेज को जो है ऑफर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एडी अबाउट कंप्यूटर मेमोरी साइज आर ट्रू। तो कंप्यूटर के मेमोरी साइज के बारे में बताएं, क्या 25 केबी जो है वो 100 एमबी से बड़ी है, या 999 एमबी जो है वो 50 जीबी से बड़ी है, या 3500 केबी जो है क्या वो 2 जीबी से स्मॉलर है, या 2350 बाइट्स जो है वो 2 केबी से जो है स्मॉलर है। तो क्या होगा सही इसमें। सी ओनली सर। हाँ, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। हम इसको देख सकते हैं, 50 केबी लार्जर देन 100 एमबी। भाई 100 एमबी से 25 केबी जो है कैसे बड़ी हो सकती है, केबी जीबी एमबी के बाद जीबी आता है ना, तो ये हो ही नहीं सकता। और इसी तरीके से 999 एमबी है और यहाँ पर 50 जीबी है, तो ये भी बड़ा नहीं हो सकता, बल्कि ये छोटा होगा। ये स्मॉल है, बिल्कुल स्मॉल है, क्योंकि केबी और जीबी की बात हो रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे डी वाला 2350 बाइट्स इज स्मॉलर देन 2 केबी। देखो 1 केबी के अंदर क्या होता है, 1024 बाइट्स होते हैं, तो 2 केबी है, अगर 2 केबी को हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2048 बाइट्स। तो यहाँ पर कितना दिया, 2350 बाइट्स, तो स्मॉल नहीं है बल्कि 2350 बाइट्स जो है वो लार्जर देन 2 केबी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर स्मॉलर लिखा गया, तो इस वजह से ये भी गलत है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। जी सर। चलिए,
यहाँ पर विच टेक्नोलॉजी फर्स्ट मार्क अ सेपरेशन बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो फॉलोइंग में से आपको बताना है कौन सी पहली टेक्नोलॉजी है जिसने ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के दरमियान जो है सेपरेशन का काम किया है। टेलीग्राफ, प्रोजेक्शन, प्रिंटिंग, फोटोग्राफ। टेलीग्राफ। टेलीग्राफ सर। हाँ, तो ये आपका टेलीग्राफ। जो है टेलीग्राफ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 198, द मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम टू इम्प्रूव मीडिया क्वालिटी फोकसेस ऑन। मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम जो मीडिया की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है वो किस चीज पर फोकस करेगा, यानी अगर आप मीडिया की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपका फोकस किस चीज पर होगा। इवेल्युएशन पर, ऑडियंस कंट्रोल, मॉनिटरिंग, एजुकेशन या फीडबैक। सर ये फोर्थ ऑप्शन होगा, ACD। फोर्थ ऑप्शन सर सही लग रहा है। ऑडियंस ठीक। कंट्रोल को एलिमिनेट करेंगे सर। देखिए ये मुझे लगता है ना कि ये देखिए ऑडियंस कंट्रोल जो है वो मीडिया क्वालिटी का मतलब अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी चीज होती है कि यानी मीडिया जो है अपनी ऑडियंस को एक तरीके से कंट्रोल करके रख रही है। तो यहाँ पर मॉनिटरिंग जो है ये ऑडियंस कंट्रोल के फ्यूचर में जो है मॉनिटर खुद ब खुद आ जाएगा। ऑडियंस को कंट्रोल करने का मतलब ये हो गया ना, जैसे कि आप अपने एक तरीके से अपनी मीडिया के थ्रू या आप अपने चैनल पे जो भी चीज आप नष्र कर रहे हो आप बिल्कुल सही बिल्कुल सटीक बात दे रहे हो जिससे आपकी ऑडियंस जो है बिल्कुल सेटिस्फाई है, यानी आपकी बात को जो है सुन रहे हैं, यानी कुछ गलत चीज आप नहीं दिखा रहे हो। इस तरीके की चीजों को सुन सकते हो या फिर आप इसको दूसरे नाहिए से भी समझ सकते हो। ठीक है, फिर इसी तरीके से एजुकेशन भी हम ले सकते हैं। एजुकेशन हम इस एतबार से लेंगे क्योंकि आप भी नेट पे बहुत सारी चीजें जब आप सर्च करते हो तो आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती है जहां पर आपको बिल्कुल मतलब कंटेंट जो बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। तो उस वेबसाइट की खुद ब खुद आप तारीफ करते हो कि हाँ यहाँ पर जो चीज मिलती है वो हमें बिल्कुल सही मिलती है, रियल मिलती है। तो अगर एजुकेशन के फील्ड में हम कुछ काम कर रहे हैं या कुछ भी चीजें हम शो कर रहे हैं तो वो हम मतलब वो कंटेंट जो है हमारा जो है बिल्कुल क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए, क्वांटिटी बेस्ड नहीं, बिल्कुल क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए, यानी बिल्कुल सही होना चाहिए। और इसी तरीके से फीडबैक फीडबैक अगर मिल रहा है हमें तो उसके अंदर इवेल्युएशन ये सारी चीजें जो है आ जानी चाहिए। तो मेरे हिसाब से लगता है कि ये BDE जो है इसका सही आंसर होना चाहिए। बट अभी इसकी ऑफिशियल आंसर की आई नहीं है, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन मुझे जहां तक लगता है मैं 99% श्योर हूँ कि ये BD ही होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है। सर ऑडियंस कंट्रोल जो फोर्थ। वैसे मुझे भी सर हमें मुझे फोर्थ लग रहा है। फोर्थ जी ACDE। जी सर। बी का सर ये है ना, ऑडियंस कंट्रोल, यानी ऑडियंस को हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना सर। कर सर ही ये नहीं सकते। निगेटिव है सर ना वो हाँ, ऑडियंस को हम मतलब कंट्रोल करना इस नेगेटिव सेंस पे जा रहे हैं सर, तो हो सकता है। हाँ ये भी मान सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर दिया गया ना मीडिया क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम यानी मीडिया की जिम्मेदारी अगर वो मीडिया क्वालिटी को इम्प्रूव कर रही है तो उसका फोकस किस चीज, फोकस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो कहीं ना तो कहीं सर इस एजुकेशन तो लाजमी आएगा सर, एजुकेशन तो क्योंकि तो इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन तो आएगा ही हाँ तो आएगा। वो तो मैं एजुकेशन को ले रहा हूँ। ठीक है, बाकी ऑडियंस कंट्रोल को अगर हम ले रहे हैं ना तो उसके अंदर जो है मॉनिटर के फ्यूचर आ जा रहे हैं क्योंकि कंट्रोल करने का मतलब ही वही है मॉनिटर करना, यानी एक तरीके से अपने ऑडियंस को जो है बिल्कुल अपने हित में रखना, आपसे वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहे हैं। बहरहाल इसको मान के चल। इस मॉनिटरिंग से तो हम सिस्टम की मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, जैसे एक खुद ही हमें बोल रहा है कि हम इस सिस्टम को इम्प्रूव करना है ताकि हम क्वालिटी दे, तो इससे हम सिस्टम की मॉनिटरिंग भी मुराद ले सकते हैं ना। चलिए तभी हाँ ठीक है, इसको 4 ही मान के चलते हैं। ठीक है, ACD ही मान के सर चलते कोई हैं। नहीं, कुछ भी माने मानेंगे, ऐसे ही रखने दीजिए सर, जब आएगा आंसर तो फिर पता हाँ सर देखिए अगर इसके सेम यही क्वेश्चन आ गए ना वापस तो फिर हमें कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए 4 ही लगा के आइएगा। और अक्सर अक्सर लोगों की राय यही है 4 ही लगाइएगा। आ गई मतलब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, वरना कुछ जी सर। क्वेश्चन में डाउट। देखिए अब ये क्वेश्चन जो है ये भी आपके PYQs हैं, इसमें से कुछ भी चेंज नहीं है ना, ऐसे क्वेश्चन हमने करवाए भी हैं आपको, ये 23 में आया हुआ है, अरे दिसंबर वाले में। तो कौन सा इसमें से जो है ट्रू है, इसमें कहा गया कि वैलिडिटी जो है कैन नेवर अप्लाई टू एनी सिंगल प्रोपोजिशन बाय इटसेल्फ।
कि वो कभी भी जो है किसी सिंगल प्रोपोजिशन पे खुद से जो है अप्लाई नहीं हो सकती। ट्रुथ का कंसेप्ट जो है सिंगल प्रोपोजिशन पे अप्लाई हो सकता है। कह रहे हैं कि प्रोपोजिशन जो है खुद से वैलिड हो सकता है लेकिन इनवैलिड नहीं हो सकता। फिर डी में कहा गया कि प्रोपोजिशन जो है वैलिड नहीं हो सकता खुद से, अगरचे जो है वो इनवैलिड हो सकता है खुद पर। तो क्या सही है, क्या सर तो गलत? ये ए बी सही है। हाँ ए तो बी यहाँ, सही हाँ है। यहाँ पे जो है ए बी सही है, क्योंकि देखिए सर ए वैलिड, बी। हाँ क्योंकि वैलिडिटी जो है किसी भी सिंगल प्रोपोजिशन को लेकर हम नहीं बता सकते कि ये हमारा वैलिड है, ठीक है। क्योंकि वैलिडिटी जो है हमेशा प्रीमाइस वन प्रीमाइस टू एंड कंक्लूजन को मिलाकर वैलिड इनवैलिड का कंसेप्ट, आर्ग्यूमेंट पे होता है हाँ एक्चुअली। आर्गुमेंट पे होता है। और ट्रुथ का कंसेप्ट यानी हम सिंगल प्रोपोजिशन को बोल सकते हैं कि ये प्रोपोजिशन जो है हमारा जी। सही है, ट्रुथ है या फाल्स है हम बोल सकते हैं। बाकी प्रोपोजिशन वैलिड इनवैलिड दोनों होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कुछ कंपोनेंट की मेमोरी एक्सेस टाइम के एतबार से आपको बताना है, स्लोवेस्ट टू फास्टेस्ट, ठीक है। तो सबसे स्लो से सबसे फास्टेस्ट तक एक्सेस स्पीड जो है किसकी होती है? सर डी सर सी ए बी लास्ट है। में आएगा तो पहला ही आएगा। डी सी बी है, फर्स्ट ऑप्शन है हाँ वो। तो ऐसे भी हम बना सकते हैं, फर्स्ट क्योंकि ही आ, फास्टेस्ट पूछा गया है तो हम मतलब ए हमने देखा कि हमारी जो है फर्स्ट मेमोरी जो है प्राइमरी मेमोरी जो है सबसे फास्ट होती है एक्सेस स्पीड के ताल्लुक से, क्योंकि जो मेमोरी सीपीयू के करीब होती है उसकी एक्सेस स्पीड जो है बहुत फास्ट होती है, अगरचे उसका स्टोरेज कम होता है। सेकेंडरी स्टोरेज में हमने आपको बताया है कि सेकेंडरी स्टोरेज जो है उसकी स्टोरेज ज्यादा होती है बट उसकी एक्सेस स्पीड जो है कम होती है। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज में जिनकी स्टोरेज सबसे ज्यादा होती है उनकी एक्सेस स्पीड जो है दूसरे स्टोरेज के मुकाबले में, यानी दूसरे सेकेंडरी स्टोरेज के मुकाबले में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ऑप्टिकल ड्राइव एंड एसएसडी है, तो इसमें से स्टोरेज किसकी ज्यादा है? एसएसडी की ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है ये आपका क्या होगा, उसमें आएगा यानी ऑप्टिकल ड्राइव जो है इसकी स्टोरेज जो है एसएसडी के मुकाबले में कम है, तो ये कम होगी, ये ज्यादा है तो इसके मुकाबले में ये ज्यादा होगी, उसके बाद रैम आएगा, फिर सीपीयू कैश आएगा। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपका दिसंबर में आया हुआ है, हमने करवाया भी है, अब देखिए आ ही गया है। अगर आप लोगों ने किया, सर क्वेश्चन ही रद्द हुआ है तो क्या किया जा सकता है, एग्जाम ही रद्द हो गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है, नेशनल काउंसिल फॉर रूरल इंस्टीट्यूट है, यही वाला ऑप्शन जो है सिर्फ चेंज हुआ है, इसकी जगह पर CSIR का जो है ऑप्शन था, ठीक है। CSIR का जो अभी एग्जाम रद्द हुआ है ना, वही इसकी जगह था। जी जी। हाँ यहाँ पर NCRI जो है सिर्फ बढ़ा दिया है, ICPR है, ICHR है, IIAS। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च जो है सर 1969 में है। आ गया सर। सर उसको तो गो। ये आपका हो जाएगा 1995 में हो जाएगा। ये फिलोसफिकल वाला जो है आपका 1997 में है। सेवन। हाँ सर इसका सर इसका तीन 77 आएगा में ना, है शायद ना सर? ऑप्शन 3 आएगा ना। ये जी शायद, हाँ ये जी आपका 72 में है, 1972, और ये शायद आपका जी। 65 में है या 60 64? का। हाँ 65 में है, 65 का हाँ सर। 65 में है, ठीक ठीक है। है, जो कि शिमला में इंक्लूड है। अब ये इस तरीके के क्वेश्चन जो ना, जब हम लोग एग्जाम दे रहे थे तो हमारे भी टाइम पे भी ये ICPR ICHR जो है ये सब टर्म जो है तभी वहां पर आई थी, ठीक है। उससे पहले और सर, ICPR ICHR नहीं पूछी गई थी। तो सर इसको हम, आपने भी ना ये करवाते ऑप्शन वक्त 3 बोला आएगा ना। आपने कि बार बार इसको अलग से लिख के याद कर लीजिएगा, तो हम करके गए थे तो आ ही गया। बिल्कुल। अब यहाँ पर जो है फिर से इसमें क्या पता आपको कुछ मिल जाए। देखिए सबका हेडक्वार्टर जो है यहाँ पर दिया गया और ये सारी इसमें है, जैसे ICSR जो एक ऑटोनमस बॉडी है, ठीक है। और नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट जो ये भी एक ऑटोनमस बॉडी है। पहले इसको हम किस नाम से जानते थे? महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन, ठीक है। ये कहाँ पे है? आपका हेडक्वार्टर हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है, जो कि रूरल एजुकेशन के लिए जो है हैदराबाद ये, में। हाँ ठीक। फिर इसी तरीके से ये भी न्यू दिल्ली में 1977 में है, ये भी आपकी एक ऑटोनमस बॉडी है फिलोसफिकल रिसर्च वाली, ठीक है। ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है। हिस्टोरिकल रिसर्च जो है ये भी एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी न्यू दिल्ली में है। और ये शिमला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो कि कहाँ पर है? शिमला। शिमला कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में। शिमला कहाँ पे है मध्य प्रदेश में? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है ना सर? उत्तराखंड में है सर। उत्तराखंड मध्य में। प्रदेश।
हाँ हाँ, हिमाचल प्रदेश, जहाँ की वो है भाई। हिमाचल प्रदेश। अभी कौन इलेक्शन जीता हिमाचल है? में। कंगना रनौत, जिसने भी इलेक्शन जीता है हिमाचल से ही। कांगड़ा जीती ना सर मंडी से। हाँ हाँ, तो वो भी तो हिमाचल में है। हाँ हिमाचल से ही सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल तो हिमाचल। ये आपका याद रख लीजिएगा, शिमला जो है वो आपका एचपी हिमाचल प्रदेश से है, ठीक है। ठीक है, उत्तराखंड में तो शायद वो लबासना मैसूरी आता है वहां पे शायद, हाँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 202। अरेंज द डिफरेंट स्टेज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन इन करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पर डिडक्शन के यानी डिडक्टिव का प्रोसेस आपसे पूछा गया है, बट आप बता सकते हो कि सबसे लास्ट में हम क्या निकालते हैं, उसी बेस पे जो है इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। रिवीजन ऑफ थ्योरी। नहीं, लास्ट में हम क्या निकालते हैं, कंक्लूजन या क्या है जिसको। फाइंडिंग्स। हाँ बिल्कुल। तो लास्ट में जो होता है वो हमारा जो होता है इसका फाइंडिंग। थर्ड आएगा। हाँ, इसको देखिए यहाँ पे ना, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत अच्छे से फ्रेम नहीं किया गया है। जैसे हमने आपको डिडक्शन का जो स्टेप बताया था, हमने आपको क्या बताया था, ठोस यानी THOC। ठीक है, तो टी से आपका हो जाएगा थ्योरी, एच से हो जाएगा हाइपोथेसिस, ओ से ऑब्जर्वेशन, सी से आपका होता है कंफर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेकंड वाला स्टेप लोगे, पहले हाइपोथेसिस हम कंफर्म करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे है रिवीजन ऑफ थ्योरी। इसी को आप मतलब ये पहले आना चाहिए, तो इसको इसने सेकंड पे कर दिया है। फिर डेटा का कलेक्शन या ऑब्जर्वेशन में आता है, फिर उसके बाद फाइंडिंग यानी हमारा रिजल्ट आता है। ठीक है, जिसको हम कंफर्मेशन बोलते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब डिवीजन ऑफ इम्प्लिसिट यानी अनकॉन्शियस मेमोरी। देखिए लॉन्ग सर टर्म। एक मिनट सर, ये क्वेश्चन फिर से एक मिनट सर ये दिखाइए सर। वाला फिर से दिखाइए आप ये क्वेश्चन। जी, सर आपका ये ACBD है, ये आंसर बता रहे हैं। हम्म, सर हम ना जो लगा के आए ना, ये जो THOC के मतलब इसी सीक्वेंस से लगा के आए थे, तो हम लगा के आए थे ABDC। ठीक है सर, उसके बाद ना हमने जो मैम वाली क्लास देखा उसमें है कि DCBA। तो सर उन्होंने ये बताया सर था कि डी रिवीजन सी ऑफ बी द थ्योरी ही जो, आएगा। हाँ लास्ट में आता है रिवीजन क्योंकि ऑफ द पता है थ्योरी। लास्ट में जो जो हमने सर हाइपोथेसिस लगाई हुई है किसी थ्योरी के बारे में, जब हमें हाँ लास्ट में फाइंडिंग्स मतलब फाइंडिंग्स के बाद ही तो सर हम उस थ्योरी को या हाँ, तो एक्सेप्ट करते हैं रिवीजन या तभी रिजेक्ट करते हैं करते जब हैं। हम सारे थ्योरी बना लेते हैं सर, तो लास्ट में ही आता है ये। नहीं देखिए डिडक्शन में क्या, एक मिनट, आप आपके माइक से किसी से आवाज आ रही है, बंद करो पहले। देखिए रिवीजन ऑफ थ्योरी में, देखिए डिडक्शन में क्या होता है, हमारे पास जो ऑलरेडी थ्योरी होती है, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या रिवीजन करने की, हम उन्हीं थ्योरी को तो लेकर हम आगे का काम करते हैं, उस चीज को हमें सिर्फ प्रूव करने की जरूरत पड़ती है। रिवीजन आप थ्योरी अगर आप करोगे वो आप इंडक्टिव में कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आप थ्योरी बनाते हो, यहाँ पर ऑलरेडी थ्योरी या डेटा जो है आपके लिए गिवन होता है, उसी चीज को लेकर जो है आप सिर्फ प्रूव करने की कोशिश करते हो इसमें। इसका जो स्टेप होता है सर हाँ, आप हाँ लोग क्या सर आप कहना, बताइए फिर आप हम लोग क्या बताएंगे आप कहना चाह बताइए। रहे हो कि रिवीजन ऑफ थ्योरी जो है वो लास्ट में सर आएगा सबसे। नहीं सर नहीं सर रिवीजन ऑफ थ्योरी नहीं, जैसे सर आपने जो बताया ना अभी जो THOC थॉक जो आपने बताया सर आपने बिल्कुल सही बताया। जैसे हम्म सर फाइंडिंग्स ऑलरेडी हमारे पास होते हैं सर, क्योंकि सर जब आपने सर आपकी मैं मिसाल लूंगी आपकी और अपनी। सर आपने एक हम्म, रिसर्च की है, आपने फाइंडिंग्स निकाले हैं, ठीक है सर। ठीक ठीक। आपने डायरेक्ट मतलब आपके पास अब मुझे डिडक्टिव थ्योरी करनी, अब मुझे डिडक्टिव मतलब रिसर्च करनी है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं आपकी फाइंडिंग्स लूंगी। तो फाइंडिंग्स मतलब थ्योरी आपने जो थ्योरी में जमा किया वो तो सर आपकी फाइंडिंग्स है ना, तो मैं वो लूंगी। उसके बाद जब मैं वो लूंगी तो उसके बाद वो उसका मतलब जब मैं पढ़ूंगी वो थ्योरी तो उसका एक रिवाइज ही कर लूंगी मैं, मतलब रिवीजन करूंगी, यानी कि वो पढ़ूंगी मैं वो थ्योरी। उसके बाद मैं डाटा कलेक्शन करूंगी और मजीद अगर मुझे कुछ शक हुआ, तो फिर उसके बाद जो आपने फाइंडिंग्स निकाली है उस, क्योंकि आपने जो थ्योरी दी थी आपने जो फाइंडिंग्स दी थी मैंने उस पर शक किया था, तब जाके मैंने कोई दूसरी रिसर्च ढूंढनी शुरू कर दी। तो तब जाके जो मैंने शक किया था आपके फाइंडिंग्स पे, फिर जब मैंने आपकी थ्योरी को पढ़ा रिवाइज कर लिया डाटा देखा बाकी सब, लास्ट में करूंगी या तो आपकी थ्योरी को कंफर्म करूंगी या फिर रिजेक्ट करूंगी, वो जो मैंने अपनी हाइपोथेसिस बनाई थी आपकी थ्योरी को रिगार्डिंग। ऐसा है सर, ये मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी सर मैं क्या। हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है। मतलब आप भी सही बोल रहे हो इस तरीके से कि फाइंडिंग यानी जो रिजल्ट, देखो फाइंडिंग से मुराद यहाँ पर जो है रिजल्ट है, ठीक है, यानी जो भी रिजल्ट है, जो भी फाइंडिंग कंक्लूजन जो निकलता है उसके मुतालिक, मतलब एक जो आपने अभी ये थोड़ा बताया है इस तरीके से भी अगर हम माने तो ये सही हो सकता है, ठीक है।
बट मुझे ये डाउट यहाँ पे आ रहा है कि रिवीजन ऑफ थ्योरी, मुझे इसी का ये सर डाउट आप लग। फिर से समझिए सर, मैं आपको एक मिसाल मैं दूंगी समझ सर, गया, आपको मैं मैं एक समझ मिसाल गया कि दूंगी, ठीक मतलब है, आपसे किसी। सर हम इतनी चीजें। मैं ओके 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 सर, आपने इब्ने मुकफ़ा पे रिसर्च कर ली है ना सर, हाँ आपने हाँ इब्ने मुकफ़ा के मतलब बारे में सारी फाइंडिंग्स निकाली, तो वो जो फाइंडिंग्स आपने निकाली वो आपने अपनी थ्योरी पेश कर ली। अब मैं उठी, मुझे लगा नहीं यार, इस सर ने इसमें थोड़ी सी ना मतलब कुछ रह गया है, मुझे शक हो गया मुझे उससे, तो मैंने आपकी वो जो इब्ने मुकफ़ा वाली थ्योरी है, जो फाइंडिंग्स थी आपकी, मैंने उसको पढ़ लिया, रिवीजन ऑफ थ्योरी कर लिया। उसके बाद जो मुझे लगा अपनी शक के मुताबिक, अगर मुझे एक्स्ट्रा डेटा जो मैंने देख लिया तो डेटा कलेक्ट कर लिया, फिर आपके फाइंडिंग्स के साथ ऑब्वियसली मैच करूंगी, या सर जो भी मैं प्रोसेस करूंगी, उसके बाद जो मैंने इब्ने मुकफ़ा वाली आपकी थ्योरी पे शक किया था अपनी फाइंडिंग्स पे, तो आप अपनी जो वो मेरी हाइपोथेसिस बनी थी उसको तो यहाँ मैं रिजेक्ट करूंगी, क्योंकि अगर कुछ निकलेगा नहीं तो रिजेक्ट होगी, अगर कोई डिफरेंस से निकलेगी तो कंफर्म हो जाएगी, तो फिर मैं पर बता दूंगी आपको कि आपने जो आपकी फाइंडिंग से ये कुछ रॉन्ग है, या इसमें कुछ ऐसी थी, मैंने निकाल लिया हाँ, बिल्कुल लास्ट में। बिल्कुल। देखिए अब यहाँ पे ना हाइपोथेसिस में जो यहाँ पर कंफर्म या रिजेक्ट, ये जो दो वर्ड दिया है, इस बेस पे हम इसको बोल सकते हैं कि हाइपोथेसिस या तो हमारी कंफर्म हो सकती है या फिर जो है रिजेक्ट हो सकती है। तो इसको जो है हम फाइनल पे ले सकते हैं, ठीक है। इसको टू ही मान के चलिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर टू ही हो सकता है, ठीक है। ठीक है, इस एतबार से जो है ये बिल्कुल सटीक और कंक्रीट आंसर जो है यही लग रहा है कि ऑप्शन नंबर टू ही होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको टू ही मान के चलो, बहरहाल अभी तो वो आंसर की आएगी फिर उसमें देखा जाएगा, लेकिन टू ही जो है ये सही भी लग रहा है, ठीक है। फाइंडिंग, रिवीजन ऑफ थ्योरी, डेटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस, कंफर्म या रिजेक्ट, ठीक। मैं इस एतबार से जो है सेकंड वाली को जो है मैं हाइपोथेसिस मतलब इधर इस एतबार से मैं ले रहा था, लेकिन आपके कहने के मुताबिक जैसे लास्ट में हम क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस कंफर्म या रिजेक्ट, तो इससे एक बात ये बन सकती है कि डेटा कलेक्शन या फिर जो भी हाइपोथेसिस बनी हुई है वो कंफर्म अगर हो गई तो कंफर्म है, रिजेक्ट हो गई तो मामला रिजेक्ट का, ठीक। सर अगर सिंपल हाइपोथेसिस होती तो फिर हम फाइंडिंग्स को ही लास्ट में ले जाते, सिर्फ अगर सिंपल हाइपोथेसिस होती, क्योंकि हाइपोथेसिस हम पहले बनाते हैं, कंफर्म या रिजेक्ट वो हाँ नहीं, लास्ट की पहले तो हम होती है। बनाते, लेकिन यहाँ पर स्टेप नहीं पूछा गया है ना, यहाँ पर डायरेक्शन का मतलब डायरेक्टिव रिसर्च के बारे में पूछा गया है, ठीक है। जहां पर हमारे मतलब पहले से कुछ फाइंडिंग या चीजें होती है उस बेस पे जो है हम काम करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो है इम्प्लिसिट मेमोरी, यानी जिसको हम नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी या अनकॉन्शियस मेमोरी बोलते हैं, उसके जो है टाइप्स आपसे पूछे गए हैं। तो कौन कौन से होते हैं इसमें, ये जून के अंदर ये क्वेश्चन आया था, जून जून ए सी ई, ACE सर। ए सी एंड ई सर आएगा। हाँ ठीक है, तो ये प्राइमिंग है, बी को क्लासिकल निकाल देंगे, कंडीशनिंग है, बी को भी निकाल प्रोसीजरल देंगे। है, ठीक है। एपिसोडिक एंड सिमेंटिक जो है वो आपका एक्सप्लिसिट मेमोरी, जिसको हम डिक्लेरेटिव मेमोरी यानी कॉन्शियस मेमोरी हम यस बोलते सर। हैं, है ना। देखिए इम्प्लिसिट मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी दैट इज नॉन कॉन्शियस एंड नॉट वर्बली आर्टिकुलेटेड मेमोरी, यानी एक ऐसी मेमोरी होती है जहां पर हमें बहुत ज्यादा अपने दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर हमें कुछ काम करने के लिए वर्बली बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी मन ही मन में हम वो काम क्या कर लेते हैं, उसमें हमें जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको हम नॉन डिक्लेरेटिव के नाम से भी जानते हैं। तो तीन टाइप्स की होती है। देखिए सिंपली अगर आप देखोगे, ये जो हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी होती है ना, इसकी जितनी भी टाइप्स है वो सारी की सारी जो है वो किसी एक्सपीरियंस या किसी स्किल से जो है वो रिलेट करती है। प्रोसीजरल मेमोरी जिसको हम मोटर स्किल बोलते हैं, तो मोटर स्किल का मतलब ये है कि जब आप कोई काम करते हो या सीखते हो, ठीक है, फिर जब आपको वो काम करना होता है तो उस काम को करने के लिए जो है आपको जोर लगाने की, या आप अपने माइंड पे या इस तरीके से आपको बोलने की, वाज़ेह करने की, डिक्लेरेटिव करने की जो है आपको जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप खुद ब खुद जो है वो काम कर लेते हो। जैसे एग्जांपल आपको दिया गया, सच एज राइडिंग अ बाइक और टाइपिंग ऑन अ कीबोर्ड। अगर आपने एक मर्तबा जो है गाड़ी चलाना सीख लिया है, तो जब जब आप गाड़ी चलाओगे तो क्या आपको अपने माइंड पे जोर देने की जरूरत पड़ेगी कि पहले हमें क्लच पकड़ना है, कि या पहले हमें गियर लगाना है, या पहले हमें एक्सीलेटर हटना है? इस तरीके की चीजें जो है आप नहीं सोचते, खुद ब खुद जो है आप गाड़ी पर बैठते हो, गाड़ी चालू करके आप निकल जाते हो। तो ये क्या, ये आपकी प्रोसीजरल यानी मोटर स्किल मेमोरी है। एक मरतबा जो स्किल आपके माइंड में आ गई है, फिर वो स्किल खुद ब खुद जो है आपके माइंड पे काम करने लगती है, आपको यहाँ पर जोर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर आपने टाइपिंग करना सीख लिया, तब भी आप जो है खुद ब खुद करने लगते हो। फिर इसी तरीके से आपकी होती है प्राइमिंग मेमोरी। इट इन्वॉल्व चेंज इन एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट हैव हैपेंड प्रीवियसली। देखिए अगर आप प्रीवियस में आपके साथ कोई भी एक्सपीरियंस हुआ है, कोई भी इवेंट हुआ है, इस इवेंट की वजह से आपके बिहेवियर में क्या आ गया है, चेंज आ गया है। जैसे मान लीजिए
आपका एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, उस एक्सीडेंट की वजह से आपके बिहेवियर में चेंज क्या आ गया है कि आप बिल्कुल स्लो जो है गाड़ी चला रहे हो, यानी 40 की स्पीड में ही जो है आप गाड़ी चला रहे हो। तो ये क्या है, प्राइमिंग मेमोरी है। तो जब जब आपको गाड़ी चलाने के लिए दी जाएगी तो आपको वो एक्सपीरियंस जो है आपके माइंड में फौरन याद आ जाएगा, क्योंकि आप 70 पे गाड़ी चला रहे थे तभी जो है आपका एक्सीडेंट हुआ था। तो इस वजह से आपने अपने बिहेवियर के अंदर चेंज लाया है उस एक्सीडेंट की वजह से, और आप क्या कर रहे हो, 40 पर ही गाड़ी चला रहे हो। ठीक। क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट आपका वही होता है जिस तरीके से हमने पावलोव की थ्योरी के अंदर पढ़ा था कि जब हम किसी की ट्रेनिंग कर देते हैं, वेयर लर्निंग फ्रॉम वेरियस स्टिमुली बिकम ऑटोमेटिक, जब हम बहुत ज्यादा जो है स्टिमुलस से सीख कर ऑटोमेटिक हो जाते हैं। जैसे कुत्ते की क्या की गई थी, कंडीशनिंग की गई थी, यानी एक तरीके से उसको ट्रेनिंग की गई थी, इतना ज्यादा उसको हमने ट्रेनिंग किया कि वो कुत्ता जो है ऑटोमेटिक हो गया था। यानी जब जब हम उसके सामने घंटी बजाते थे वो फौरन अपने मुंह से सलाइवा यानी लार निकालता था, और वो समझ जाता था कि मेरे लिए क्या है, खाना जो है आने वाला है या मुझे जो है खाना दिया जाएगा। अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज पावलोव डॉग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यानी ये तीनों मेमोरी की जो टाइप्स होती है, खास तौर से जो है इम्प्लिसिट की, तो आप समझ जाओ कि ये सारी की सारी जो है आपकी स्किल से रिलेट करती है, और ऐसी टाइप्स जो है जहां पर खुद ब खुद जो है आप काम कर लेते हो, आपको दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, या किसी चीज को कहने के लिए या करने के लिए मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं अगर आप एक्सप्लिसिट मेमोरी के बारे में जानोगे तो वो आपकी डिक्लेरेटिव होती है, जहां पर आपको कुछ कहने के लिए, ठीक है, आपको दिमाग पर जोर देने की जरूरत पड़ेगी, आपको मुंह से जो है डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ेगी, यानी बोलना पड़ेगा। ठीक, आ गया समझ में? तो इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए, वैसे ये पीवाईक्यूज का क्वेश्चन है। चलिए, ये भी आपका पीवाईक्यूज है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोनोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को जो है, सॉरी यहाँ पे दिख ही गया है, तो हमने इस चीज को यहाँ पर कर दिया है। इंक्रीजिंग कोनोटेशन को इंटेंशन बोलते हैं, इंक्रीजिंग कोनोटेशन को ही डिक्रीजिंग डेनोटेशन यानी एक्सटेंशन बोला जाता है। इसका रूल क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक। इंक्रीजिंग डेनोटेशन जिसको एक्सटेंशन बोला जाता है, ये किसके बराबर होता है, डिक्रीजिंग कोनोटेशन यानी इंटेंशन। इसका रूल क्या होता है, स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, तो इस एतबार से जो है हम इसका आंसर निकालेंगे। हमसे क्या पूछा गया, इंक्रीजिंग कोनोटेशन पूछा गया है। तो कोनोटेशन मींस जनरल टू स्पेसिफिक। तो जनरल इसमें क्या, एथलीट। एथलीट क्या है, एक ऐसी टर्म है जो बहुत ही ब्रॉड टर्म है, जो बहुत ही जनरल टर्म है। एथलीट का मतलब होता है पहलवान या खिलाड़ी, या खिलाड़ियों का मैदान जहां पर पहलवान या खिलाड़ी क्या करते हैं, मशक करते हैं। ठीक, तो यानी एक बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी है एथलीट्स। ठीक है, इसको हम ऐसे बनाते हैं। फिर उसके बाद जो हमें जनरल टू स्पेसिफिक जाना, तो ये एक जनरल टर्म हो गई है। फिर उसके बाद हमने देखा कि इस एथलीट से ही एक टर्म हमारी निकलती है, बाल प्लेयर। बाल प्लेयर जो है एक टर्म है, यानी एक ऐसी टर्म है, ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर जितने भी बाल वाले खेल होते हैं वो सब इसके अंदर आएंगे। तो इस बाल प्लेयर से हमने एक कैटेगरी निकाली, बेस बाल प्लेयर, यानी जो बैट गेना वाला वो होता है, मैच होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इस बेस बॉल से जो है हमने एक कैटेगरी निकाल दी है, फील्डर। फील्डर जो है ये हमने एक स्पेसिफिक कर दिया, एक खास कर दिया है। फील्डर जो है मतलब खिलाड़ियों में एक बंदा जो है फील्डर बनता है, जो फील्डिंग का काम जो है अंजाम देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? जी जी सर। सर। हाँ, तो ये आपका वही हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। फिर यहाँ पे है आपका ब्रीडर रिएक्टर। यहाँ पर जो है हमने निशान लगा दिया है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा हमें भी समझने की जरूरत है। ठीक है, तो जब हम इसको अच्छे से समझ लेंगे तभी जो है इस पर जो है हम बात करेंगे। वैसे जो है ये क्वेश्चन न्यूक्लियर से ताल्लुक रखता है, तो इसमें थोड़ा सा उस तरीके की चीजें जो है जाननी पड़ेगी टेक्निकल टाइप से। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी जो है कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मेरे एतबार से। बट मैं इसको देखूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, और सर अगर इसकी, हाँ सेकंड है। ठीक है, ये सर एक ऑप्शन आया है हमारा पीवाईक्यूज में, इस फॉसिल मजल फॉसिल से रिलेटेड। तो दे प्रोड्यूस मोर फॉसिल मटेरियल देन दे कंज्यूम। तो सर ये इसको गलत माना गया था ये ऑप्शन को, तो इस एतबार से सर दूसरा आना चाहिए। चलिए ठीक है, अगर ऐसा कुछ आया होगा तो ठीक है, बट मैं इसके बारे में कुछ नहीं सर नहीं कहूंगा। नहीं, आप इसको रहने दीजिए सर, आप इसको, मैं कंफर्म नहीं हूँ सर। ठीक जी है, सर, आप इसको रहने दीजिए, इसको बाद तो में यही कीजिए। एक क्वेश्चन है जो मुझे मतलब नहीं है। बाकी ये भी देखिए आपका पीवाईक्यू से करवाया गया है। व्हेन कम्युनिकेशन हेल्प्स अ ग्रुप टू अचीव इट्स गोल, जब कम्युनिकेशन जो है ग्रुप की हेल्प करता है कि वो अपने गोल को अचीव कर सके, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, किससे, डिस्क्रिप्टिव, प्रोमोटिव, कॉन्ट्रेक्टिव या डिवोशनल? प्रमोटिव सर। प्रमोटिव रोल। हाँ, तो ये प्रमोटिव होगा क्योंकि वो गोल को अचीव करवाने के लिए ही मदद कर रहा है। ठीक है, ये भी आगे काफी अच्छा क्वेश्चन है।
खुल कर आप लोगों को बताया गया था कि न्याय के कितने सिलोजिज्म होते हैं, कितने टर्म्स होती हैं। तो इसका कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगा? क्या न्याय की 3 प्रोपोजिशन सी होते हैं? सर, सी है। हाँ, क्योंकि न्याय के अंदर 5 प्रोपोजिशन नहीं जिसको सर, हम, 5 प्रपोजन है, 3 टर्म्स। हाँ 5 प्रोपोजिशन होती है एंड फोन। 3 टर्म्स होती हैं। तो यहाँ पे कहाँ 4 होगा, क्योंकि इसमें दोनों में जो है 3 ही लिखा गया है। सर हमने कहा फोन, फोन, फोन। हाँ, फोन। ओके ओके ठीक है। तो फोन जो है वो 5 प्रोपोजिशन है, 3 टर्म माइनर मेजर इसमें भी होती है। ये भी आपका पीवाईक्यूज है। Which of the following digital initiative provide database of profile of scientist, researcher and other faculty members working at leading academic institution and ठीक है RD organization? तो वो कौन सा इनिशिएटिव है जिसमें इंडिया के वो साइंटिस्ट या वो रिसर्चर जो लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे इसरो वगैरह में जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल जो है किसमें जो है होती है? स्वयं पे ई विद्वान में, या नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में, या ई शोध सिंधु में? ई विद्वान सर। हाँ, ई विद्वान। हाँ ई विद्वान में। ई विद्वान से हमने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर डी है डेटाबेस ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है। यानी इंडिया के अंदर जो हमारे लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे इसरो वगैरह, आईआईटी मद्रास वगैरह, इस तरीके के, आईआईटी बॉम्बे वगैरह, आईआईटी दिल्ली है, कानपुर है, इस तरीके के जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जो काम कर रहे हैं, उनमें जो साइंटिस्ट या रिसर्चर हैं और उनकी उनकी जो प्रोफाइल है वो कहाँ पर जो है अपलोड की जाती है, वो ई विद्वान जो है एक तरीके का इनिशिएटिव है या एक पोर्टल है, उसी पर जो है आप उनकी प्रोफाइल्स वगैरह को आप देख सकते हो। ई शोध सिंधु, जो वहां पर शोध सिंधु सिर्फ लिखा गया था वो यही है, ई शोध सिंधु ही है, ठीक है। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी जिस तरीके का हमारा डिजी लॉकर होता है, जहां पर आप अपने मतलब सर्टिफिकेट वगैरह को वेरीफाई करके रख सकते हो, उसी तरीके से नेट के अंदर भी आपके जो भी डिप्लोमास की डिग्री है, जो भी सर्टिफिकेट या अवार्ड्स जो है आपको नेशनल लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे आपको मिले हुए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, वहां पर आप अपलोड करके या रिस्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट जो है नेट की आईडी जो है वो अक्सर यूनिवर्सिटी जो है बनवाती थी, ठीक है। पता नहीं बनवाती है कि नहीं बनवाती है, मेरी सिस्टर जो है वो बीएमएस कर रही थी यहाँ से, तो मैं खुद गया था यहाँ से बनवाने के लिए, तो वो लोग जो है बनवाते थे। पता नहीं बनवाई जाती है कि नहीं बनवाई जाती, लेकिन अक्सर यूनिवर्सिटी, खास तौर से जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो इधर नेट की जो है आईडी बनवाती है, ताकि आपकी जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है वो नेट पर जो है अपलोड रहे। अगर आप जब चाहो तो वहां से आप उसको जो है ले सकते हो। जैसे आप लोग डिजी लॉकर डाउनलोड करके आप अपनी जो है बीए की डिग्री, एमए की डिग्री आप डिजी लॉकर पे जो है वेरीफाई करके रख सकते हो, ठीक है। मतलब आप जाइए वहां पर अपनी आईडी बनाइए, आप एबीसी आईडी भी बना सकते हो, इनफैक्ट हर यूनिवर्सिटी जो है बनवा रही है, ठीक है। आप जाइए वहां पर, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी पे आप जाइए, वहां पे आप इनरोलमेंट नंबर डालिए, रोल नंबर डालिए, आप अपनी डिग्री वगैरह को वेरीफाई करके अपने पास रख सकते हो। तो ये भी आपका कुछ इनपुट डिवाइस है, आपको मैच करना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सर 3 आएगा, ऑप्शन सेकंड आएगा, सेकेंड सॉरी, है, एक सेकेंड फुल ऑप्शन सेकंड जी ऑप्शन। सर। तो सेकंड आएगा, क्योंकि वॉइस प्रेजेंटेशन के लिए जाहिर सी बात है माइक्रोफोन का इस्तेमाल होगा। अगर पिन हमें इनपुट करना है तो नंबर से पैड से ही करेंगे, मेनू बार से कुछ हमें सेलेक्ट करना है तो माउस से करेंगे। जॉयस्टिक ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो गेम खेलने के लिए यूज की जाती है, यानी फ्लाइट ऑफ साइमुलेटर को चलाने के लिए जो है हम जॉयस्टिक का ही यूज करेंगे। चलिए, ये भी पीवाईक्यूज है। अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अ कंप्यूटर्स डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। तो वो कौन सी डिवाइस है यहाँ पे जो डिजिटल सिग्नल को मॉडेम सर। एनालॉग सिग्नल मॉडम, को कन्वर्ट मॉडम कर? सर। हाँ, तो ये हो जाएगा मॉडम। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन जो इसमें 2 टर्म आप लोगों ने पढ़ी हुई है, अब देखते हैं आप लोगों का दिमाग लगता है कि नहीं यहाँ पे। टाइप्स ऑफ टॉक्सिकेंट्स, यानी कुछ जहरीले केमिकल्स की टाइप्स यहाँ पर है, और जिनकी वजह से हमारे जो आजा पर अफेक्ट पड़ते हैं। तो किन किन केमिकल से किस आजा पर जो है अफेक्ट पड़ते हैं? दो तो आपके पीवाईक्यूज में सर कई बार सर आ बी का हम 4 लगाएंगे, और हेपेटाइटिस का हम, ये बी का 4 अगर हम मिलाएंगे तो हमारा थर्ड ऑप्शन आएगा सर। नहीं नहीं, 2 जगह है, सॉरी। एक का 2 लगाएंगे, न्यूरो तो लंग किडनी के साथ, ठीक है सर। और फिर रह गया हमारा सी। सी का डी लगाएंगे सर। डी का क्या आएगा? डी का 3 लगाएंगे सर, ए ऑप्शन आएगा सर। गुड। देखिए, हेपाटॉक्सिन या टॉक्सिक्स करके इस तरीके का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंट में हमने पढ़ा है। तो ये केमिकल जो है हमारे लीवर को डैमेज करता है ना।
ये लीवर को डैमेज करता है। इसी तरीके से नेफ्रोटॉक्सिस, ये दो टर्म नई है तो इसको आप याद रखिएगा। तो नेफ्रोटॉक्सिस जो है वो आपको किडनी पर इफेक्ट डालता है, किडनी को डैमेज करता है। हेमाटोटॉक्सिन जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं ना, तो वो ब्लड को क्या करता है, आपका असर डालता है। ठीक है। प्लोमोनोटॉक्सिस जो है वो लंग्स पे जो है अपना असर डालता है। तो यहाँ पर दो टर्म जो है आपको नेफ्रोटॉक्सिस, ठीक है, पल्मोनोटॉक्सिस जो है, ये आपको दो टर्म जो है नई मिल रही है। तो इसको आपको याद रखना है, आगे के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं या ना भी आए, ऐसे वर्ड अगर यूज होंगे तो कुछ हिंट आपको मिल सकता है। ये भी बनाइए, आ ही जाता है लॉजिकली इक्विवेलेंट क्वेश्चन का। नो हॉर्सेस और फ्लाइंग। सर फर्स्ट ऑप्शन होगा ना, कन्वर्जन है। तो सर ऑल हाँ, तो यहाँ पर सही जो है है। वो यही है क्योंकि कन्वर्जन है। ठीक है, बाकी इसमें कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या ही देखा जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, तो ये बताइए क्या है इसमें। इसमें क्या दिया गया है, अगर एक रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसमें हर पॉपुलेशन के जो है इक्वल सिलेक्ट होने के सैंपल में चांसेस है इक्वल, तो वो कौन सी सैंपलिंग होती है। प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। हाँ, तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर जो है यूज होती है। ठीक है, तो ये थे जो है आपके 35 क्वेश्चन। ठीक है, 33 या 34 के अराउंड जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जो कि हम लेकर आए हैं आपके सामने, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है वो रिएक्टर वाला हमने छोड़ा है, वो समझ में नहीं आया है, उसके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। बाकी आप लोग देख सकते हो कि अक्सर क्वेश्चन जो है वो आपका पीवाईक्यूज बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है बहुत ही ज्यादा सिंसियर नहीं है, खास तौर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर। तो मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगर आपको एग्जाम अपना क्रैक करना है, अच्छे नंबरात आपको लाने हैं, बार बार आपको मेहनत ना करनी पड़े, तो आपके पास जो टाइम है उस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए। ठीक है। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इस बार अक्सर बच्चों ने की थी, मुझे दिली खुशी हुई थी। बट क्या करें, बदकिस्मती से आप लोगों का एग्जाम ही जो है कैंसिल हो गया है। मालूम ही नहीं था कि 5-5 हजार में जो है वो रात में पेपर बिक रहा है। ठीक है, अगर मिल भी जाता तो क्या मतलब था, वो तो एग्जाम पहले भी कैंसिल ही हो गया था। तो लेकिन आप लोग मेहनत करो। ठीक है, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी हमने दिया है टाइप्स होने के लिए, वो हो जाएगा। अगर मिल जाएगा तो कल उसको हम लोग करेंगे, वरना फिर हम जो है कम्युनिकेशन से जो हम 2019 से 2004 तक की सीरीज हम लोग शुरू किए थे, वो जो है हम कंटिन्यू करते हैं एग्जाम तक। ठीक है, जब भी वो क्वेश्चन हमारे पास टाइप होकर आ जाएगा, फिर उसका भी जो है हम लोग एनालिसिस कर लेंगे। ठीक। तो आज के क्वेश्चन से समझ में आ गया आप लोगों को कि पीवाईक्यूज बेस्ड है कि नहीं है, कुछ नई चीज है, कुछ नई नॉलेज सीखने को मिली आप लोगों को। जी। जी सर बिल्कुल। सर अक्सर क्वेश्चन